which type of data we are interested. So data generation मान लो अब ट्विटर का ट्वीट, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री में ट्रेन्स रन हो रही हैं तो उनके कितने सारी ट्रेन चल रही हैं, क्या टाइमिंग है, उनके अंदर क्या क्या एरर आ रहे हैं, वो मशीन लर्निंग का यूज हो सकता है। उन एरर और लॉग्स को हम देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस ट्रेन में फ्यूचर में क्या इश्यू आ सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ है, तो उसके अगर लॉग्स को देख के पहले से प्रिडिक्ट करवा सकते हैं हम कि इसकी क्या मेंटेनेंस पेंडिंग है। समटाइम व्हाट हैपन, इफ एनी थिंग्स गो इनटू द फॉर मेंटेनेंस, तो उसमें क्या होता है, if you tell to your this maintenance people that okay these three things are I mean facing some issue, they will fix it. Then again you will go out your normal routine. After that you will realize okay there are two more problems are coming, so your frequency is increased. अब as a company it's very frustrating because उनको customer loss होता है। so what they can do in advance is as a maintenance in back end अगर machine learning का यूज करें, तो हमको वो दो प्रॉब्लम के लिए लाया है अपनी गाड़ी या फिर जो भी है उसका प्रोडक्ट, हम उसको दो के साथ, बाकी हमारा सिस्टम क्या बता रहा है कि आने वाले एक महीने में उसमें क्या इश्यू आ सकता है, हम उस चीज को या उस पर्टिकुलर पोर्शन को भी वी कैन repair, we can suggest some remedy for that. So this is advantage as a business point of view. Okay, so generation is different, totally different, how data are coming. अगर मान लो आपको फेसबुक पे कुछ you want to uh, do some analysis on Facebook data, तो आपके लिए जनरेशन क्या होगा, बहुत सारा डेटा है, पोस्ट है, इमेजेस है, वीडियोस है। तो एज ए कंपनी you need to ingestion those data from other third party in your inside your company data. Then transformation is nothing but कि जैसा आ रहा है वैसा हमको चाहिए क्या, वैसा नहीं चाहिए तो हमको उसको उल्टा सुल्टा करना पड़ेगा। we need to transform one from one particular shape to another shape, then come as a storage and as a serving. So storage, it means that data engineer may be working in advance for 5 years, हो सकता है वो 5 साल आगे के लिए काम कर रहा हो। आज जो उसका डेटा स्टोर कर रहे हैं, समटाइम कंपनी ऑल्सो डोंट नो कि वो हमारे किस काम आएगा, बट दे नो द वैल्यू ऑफ द डेटा, दे आर जस्ट स्टोरिंग इन स्टोरेज। अब इधर की साइड आप देखोगे तो देर आर डिफरेंट पीपल लाइक एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रिवर्स ईटीएल। कुछ लोगों को रिवर्स ईटीएल इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। कुछ लोगों को पता चलेगा कि यार मेरे को तो ये नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे तो पुराना वाला चाहिए, तो वो लोग दोबारा इसको रिवर्स कर लेंगे। बट नाउ दे आर हैप्पी दैट एटलीस्ट वी हैव सम स्टोरेज, अब हमको भागना नहीं पड़ेगा डेटा के लिए। सिमिलर वे सर्विंग इज नथिंग बट, अब मशीन लर्निंग और वी हैव डेटा साइंटिस्ट, अगर वो इंटरेस्टेड हैं कि अब मुझे ये मॉडल को ट्रेंड करना है या फिर फ्यूचर में ये कंपटीशन आ रहा है तो हमको ये प्रिपेयर करना है, तो व्हाट दे विल डू इज दे पिक from the storage, do some machine learning, train some models, and again store those things in their storage. Analytics point of view, we can say there are some like BA, business analyst. So उनको क्या होता है कि कंपनी के जो बिजनेस लोग हैं, they don't know the technology, उनको इन इस डेटा से they need to face this detail और उनको ट्रांसफॉर्म करना है बिजनेस टर्म्स में। So here one thing is good skill is business storytelling. If you are good in in the communication, good are in storytelling, अगर एक चीज देख के उसको आप अच्छे से फ्रेम करके अच्छी स्टोरी बना सकते हो। स्टोरी ऐसी नहीं है होना चाहिए कि भी सामने वाले को हंसना अच्छा लगे, नो, दैट इज नॉट द स्टोरी। स्टोरी इज दैट you can transform the data in a proper story that can highlight the company risk and what action they can take in the future, so at least they can take the profit and revenue. This is one thing. And then in the below side, you can say these things are undercurrents. Undercurrents, when we say, we required everywhere, like security, data management, data ops, data architecture, orchestration. Orchestration is plug and play between all these things, different stages, and software engineering. So here you can say software engineering is required everywhere. So right now there is also myth is going on that AI will replace all the jobs and all those things. So AI, now you need to depends upon you how you will take as a AI. Okay. So one thing I will explain here. I will stop. Maybe I can write here. Maybe let me check. Possible. Can you see this?
Paint also, MS Paint. I opened another site. Hello. Yes, sir. ओके, सो अब एआई का बात करें हम तो कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमको भी कोड तो अब अपने आप ही बन रहा है. when I were in the college time there was no chat GPT and all those things. Okay, तो हमको गूगल स्टैक ओवरफ्लो यहीं से चीजें सीख के करना पड़ता था, या कोई पास प्रोजेक्ट रेफरेंस देख के हमको कोड लिखना पड़ता था. अभी कोड लिखना इज नॉट ए बिग थिंग. तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स व्हेन आई जनरली गेट टू टॉक विद, सो दे आर अफ्रेड फ्रॉम दिस दैट कि सर अभी कोड का तो जरूरत है ही नहीं, तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का तो पूछो ही मत, मतलब जरूरत ही नहीं है एक प्रकार से. Maybe you also face this type of challenges. So one thing is, I just simply explain कि अभी हमारे पास आप क्या समझो, if you have X-ray, okay, एक्सरे से व्हाट वी, इफ हमारे पास एक्सरे है, मान लो आपके कोई भी बॉडी पार्ट का एक्सरे है, उस एक्सरे को एक नॉर्मल पर्सन को दिखाइए और एक आप डॉक्टर को दिखाइए. डू यू थिंक वी हैव डिफरेंसेस? नॉर्मल पर्सन को हो सकता है वो समझ में आ जाए अगर उसने थोड़ा बहुत सीख लिया है. इवन वो चैट जीपीटी को भी दे देगा इसका इमेज, वो बता देगा कि हाँ इसमें ये दिक्कत है. बट आपको क्या लगता है विच वन विल बी बेटर पर्सन टू एक्सप्लेन दिस एक्सरे? एनी आइडिया? डॉक्टर. क्या डॉक्टर? बिकॉज डॉक्टर ने टाइम खपाया है, उसने डिग्री कराया है, उसका काम किया है. सिमिलर वे, अगर एआई कोड लिख रहा है तो एक नॉर्मल पर्सन एआई से कोड को क्या करेगा? वो कोड लिखेगा, उसको कुछ नहीं पता है, वो कॉपी कोड करेगा, उसको रन करके देखेगा कि चल रहा है कि नहीं. बट एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, वो क्या करेगा, उस कोड को देखते ही, अगर उसको कोड के बारे में पता है, ही नो अबाउट द कोड, वो उसको एआई को तुरंत नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देगा कि भाई ये सही नहीं, ये सही करो. सो हियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, he or she will apply some more context to the AI to get concrete result. Otherwise normal person क्या होगा, वो मान लो if we have some cost here, मान लो एक बार आप कॉपी कोड कर रहे हो, उसको रन कर रहे हो, उसकी कुछ कॉस्ट है. और उस कॉस्ट, व्हेन वी से कॉस्ट, इट कैन बी एनीथिंग, रिसोर्सेज, इट कैन बी टाइम, इट कैन बी द मनी. मान लो 2 दिन के बाद पता चलता है कि नहीं ये कोड गलत था, फिर हम दोबारा एआई को बोल रहे हैं कि ये सही करके दो, तो वो आप लूज कर रहे हो. उस टाइम कोई दूसरा बंदा होगा जिसको ऑलरेडी कोड पता होगा, वो ये बार बार अंडू रिडू नहीं करेगा, वो पहले से ही फाइनल लिखवा के जाएगा उससे कि भाई लिख दो, ये सही नहीं है, ये ठीक कर दो, आई वांट दिस, उसको यूज केस देगा. एंड ही विल मेक थिंग्स इन वन इटरेशन, और एट मोस्ट 2 और 3 इटरेशन, इंस्टेड ऑफ एन टाइम्स स्टिल हम वहीं पे अटके हुए हैं. तो यहाँ पे वी हैव वन एज. So no need to afraid कि AI से जॉब जाएंगे. If you know the code, you are in better position. But you need to also understand how things are getting changed in the future. So at least you can also learn that thing. Okay. So I'm going to again the slide. Okay. Great. Am I audible, right? यस सर. Okay. So हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि एक ही काम हो रहा है. We are fetching the data, then we have data engineers, they have doing some transformation. मतलब वो चीजें अपने लिए सही कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम खराब नहीं हो उस चीज में. then we have some business analyst वो directly data face कर रहे हैं. in back end our R&D team machine learning, different people are different job. in below section, below area you can also, हर चीज के लिए we need resources, data architecture, software engineering, all these things. अब एज ए डेटा इंजीनियर उसको कैसे सोचना है? आई एम नॉट कवरिंग एवरी रोल, आई पिक ओनली डेटा इंजीनियरिंग. अब डेटा इंजीनियरिंग का रोल है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन पूरा. वो डेटा इंजीनियर कैसे सोचेगा? मान लो इफ यू आर
हायर्ड एज ए डेटा इंजीनियर इन एनी स्टार्टअप, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, यू नीड टू डू एवरीथिंग। सो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले बिजनेस गोल एंड स्टेक होल्डर नीड्स चाहिए। बिजनेस गोल्स क्या होते हैं कि हमको फाइनली क्या बनाना है, एंड हु विल बी द स्टेक होल्डर्स, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके साथ डिस्कस करेगा, फिर वो करेगा डिफाइन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, उसको कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई हमको कहाँ से डेटा आएगा, हम उसको कहाँ रखेंगे। जैसे हम हमारे घर का फंक्शन कैसे करते हैं, how we plan event in our college like mind band or maybe I'm not sure how things are, I mean different organization कैसे करते हैं, पूरा उसका लेआउट बनाते हैं, कौन कौन इन्वॉल्व होगा, हॉस्पिटलिटी कौन देखेगा, और फिर हम कोई स्टोर कर रहे हैं तो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, चीजें कैसे जाएंगी, चूज टूल एंड टेक्नोलॉजी। अब हमने ये देख लिया कि हमको ये बिजनेस गोल अचीव करने हैं, ये लोग इन्वॉल्व होंगे। स्टेक होल्डर मीन्स इट मे बी एक्सटर्नल एज वेल, इट कैन बी इंटरनल। अगर आप एज ए डेटा इंजीनियर यू विल सी, तो तुम्हारे लिए एक साइड स्टेक होल्डर कौन है, जहाँ से तुमको डेटा लेना है, यानी एपीआई ट्विटर से डेटा लेना है, फेसबुक से, कुछ अदर पार्टी से डेटा लेना हो, ठीक है, या फिर कोई क्लाइंट आके बोल रहा है कि मेरा ये सोप का बिजनेस है, मुझे ये जानना है कि इसमें कैसे मशीन लर्निंग हो सकता है, तो तुम्हारे लिए वो एक प्रकार से एज स्टेक होल्डर है। देन दूसरी साइड क्या है, तुम्हारे हो सकता है डिफरेंट डेटा साइंस एमएल टीम हो, डेटा साइंटिस्ट की, वो भी स्टेक होल्डर है, उनको भी पूछना पड़ेगा कि भाई तुम क्या मॉडल ट्रेन कर रहे हो, किस टाइप का डेटा यू नीड इन फ्यूचर, how things are going at your end. So you will discuss on bi-weekly, monthly. I'm talking about how things actually work in the corporate life in terms of data engineer. Then फिर you have the clarity कि ओके अपन यार ये डेटा सिस्टम रखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है। अब हमके पास नॉन फंक्शनल हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखोगे, डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट बिकॉज नो वन इज स्टेबल। हो सकता है 2-3 साल बाद तुम मूव हो जाओ अगले प्रोजेक्ट में या नेक्स्ट कंपनी में, तो चीजें प्रॉपर डॉक्यूमेंट होती हैं, तो ताकि दूसरा बंदा जब आता है तो उसको कंफ्यूजन नहीं रहे। फिर होता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, कि भाई कैसी टूल एंड टेक्नोलॉजी, ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजी डिपेंड करेंगे तुम्हारे डेटा सिस्टम जो डिफाइन करा है उस पर, कि भाई हमको क्लाउड पे जाना है या थोड़े ही कस्टमर है। अब मान लो हमने वेबसाइट लॉन्च कर दी जिसमें रेगुलर ट्रैफिक इतना नहीं है, काम चल रहा है, बट अचानक आप किसी वजह से वायरल हो गए, एनी व्हाटएवर एनी रीजन, किसी ने ऐसा ब्लॉग लिख दिया और वो वायरल हो गया जो कहीं पे न्यूज़ नहीं है। अब लोगों ने एक साथ आपकी साइट पे वेबसाइट पे विजिट किया और बूम, वेबसाइट क्रैश कर गई। सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, कितना बड़ा ट्रैफिक था, बट प्रॉपर टूल एंड टेक्नोलॉजी और डेटा सिस्टम डिफाइन नहीं था, प्रॉपर स्केलेबिलिटी डिफाइन नहीं थी। उस वजह से तुम कभी जो कंपनी लाखों वाली करोड़ों में बन सकती थी, उसको उसने वहीं पे वहीं रख दिया, means we lose the opportunity. So opportunity can come anytime, we need to prepare in advance. तो ये काम कौन कर सकता है, if anyone know that complete uh, tech background like back end, front end, और ये चीजें एआई नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिस थिंग ओनली ह्यूमन कैन थिंक कि मुझे कहाँ से लेके क्या करना है। हाँ, उन पे तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो, फिर एआई को पूछ सकते हो कि ये वाला पोर्शन करने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। एआई को तुम पूछ सकते हो कि भाई मेरे पास ये डिफाइंड डेटा सिस्टम है, मुझे तो ये नो एसक्यूएल का डेटाबेस चाहिए या मोंगोडीबी यूज कर रहा हूँ, अब मुझे ये बताओ कि मोंगोडीबी में मुझे क्या क्या करना है, दैट यू कैन यूज एज एआई। तो तुम डिसाइड तुम कर रहे हो, तो हियर यू आर प्लेइंग रोल ऑफ आर्किटेक्ट कि मेरे को पूरा डिजाइन कैसे होगा। फिर नेक्स्ट इज बिल्ड इवेलुएट इटरेट, ये चीजें चलती रहेंगी। एक बार जब तुम्हारा चीजें हो गई तो यू कैन एक्सप्लोर थिंग्स कि उसके अराउंड कैसे चीजें इवॉल्व करना है, ठीक है। अब any question till now, then we will go one another section is like chat gpt और things कैसे आ रही हैं, but यहाँ तक if you we can take 1 or 2 question if you have any doubt related to this, otherwise end of the session we will cover. सर ये सिस्टम डिजाइन आपको इसमें शायद करना पड़ता होगा ना पूरा, स्केलेबिलिटी कौन से टूल से करते हैं? Definitely, yes, yes, scalability is a option. Sometime क्या होता है कि आपने अच्छा कोड लिख दिया है, आपने क्वेरी लिख रखा है कि भाई ये सर्च करेंगे मेरे डेटाबेस से आ जाएगा, और आपका सिस्टम सही चल रहा है, यू आर हैप्पी, कंपनी अच्छा पेमेंट भी दे रही है, आपका काम चल रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपटीटर ने कुछ अलग कर दिया है, अब आपको भी स्केल करना पड़ेगा। हो सकता है आप अभी तक लोकल सर्वर पे लेके बैठे हो, अब क्लाउड पे लेके जाने की बात आई, हम्म, हम्म। तो वहां पे चीजें
चेंज हो जाएंगे। अब फिर उस टाइम आप बैठ के बोलोगे कि ठीक है, अच्छा क्लाउड पे जाना है, लेट मी लर्न दिस AWS क्लाउड एंड ऑल दो। अपने पास इतना टाइम नहीं होता, दे विल हायर सम अदर पर्सन। सर ये कोड सो फटना पीपल जो आर रेडी इन क्यू। हाँ, कोड कोड वाला वही होता है। देखो, कोड फटना इज लाइक कि आप जो कर रहे हो, एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा, दैट इज राइट। जो हमको चाहिए वो नहीं दिखा रहा है, तो वो कोड फटना ही है। लाइक कि आप डेडलॉक में आ गए हो या आपकी साइट क्रैश कर गई है, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, रिफ्रेश कर रहे हो, तब तक आपके पास कस्टमर का जो रिटेंशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कोई कस्टमर नया आया, उसको जस्ट ब्लॉक पढ़ने के लिए आया, अब वो पेज ही प्रॉपर रिफ्रेश नहीं हो रहा है, वो इतना वेट नहीं करेगा, ही विल जंप इनटू, क्योंकि अभी रील्स चल रही हैं, राइट। तो लोग 30 या 40 सेकंड 50 सेकंड में ही जज कर लेते हैं कि हमको यहाँ रुकना है कि नहीं। ओके, सो जो लैंडिंग ऑफ द कस्टमर है, उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट, ये केवल वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोडक्ट है तो उसमें भी डिपेंड करता है कि कितना इजी इंस्टॉल हो रहा है, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है। वो बात की टेक्नोलॉजी बाद में आती है, पहले उसको क्या बोलते हैं, यूजर फ्रेंडली कितना है, कस्टमर को जो चाहिए वो उसकी पेज पे शो हो रहा है कि नहीं। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर बिजनेस टर्म भी आता है। बिजनेस टर्म में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अच्छा यूआई बना दिया बट वो बिजनेस वैल्यू फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, कि आपने एक ऑफर दिया है कि अ, मेरे पास 1000 मान लो प्रोडक्ट हैं, 1000 मान लो मेरे पास टी शर्ट हैं, और आज मैंने एक सेल लगा दी साइट पे कि भी मेरे 75 जो शुरू में आने वाले हैं उसको मैं फ्री में दूंगा या कुछ डिस्काउंट दूंगा, एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स आई विल चार्ज एज यूजुअल। अब लोग क्या होगा, सुबह सुबह एकदम हरी करेंगे, वो 75 के। आपका क्रैश हो गया, वो एक यूज केस है कि इसमें आपका साइट ही नहीं चला, तो वो जो 1000 बिकना था वो रह गया। अगली बार लोग आएंगे ही नहीं, गालियां देंगे, वो अलग बात है। नेक्स्ट थिंग है कि मान लो आए बट तुम्हारे लॉजिक में प्रॉब्लम है। अब वो बिकना तो 75 फ्री में चाहिए था, बट कहीं ना कहीं वो काउंट गलत हो गया या साइट में कुछ दिख गया था, 125 फ्री में बिक गया, तो बिजनेस लॉस है। जो बाकी जगह तुम प्रॉफिट कमाओगे वहां तुमने कितना, 50 एक्स्ट्रा बेच दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो system design should be in accordance with your business goal. That's why this first step is important कि तुमको चाहिए क्या। वो कई बार, आई होप एवरीवन सी दिस मीम कि भाई कहना क्या चाहते हो, चाहिए क्या हमको, दैट इज आवर बिजनेस गोल। हु विल इन्वॉल्व टू अचीव दैट गोल, दैट इज स्टेक होल्डर नीड्स। इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। देन उन सबको अचीव करने के लिए हमारे पास सिस्टम क्या होगा, देन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करें। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली राइट नाउ यू विल अडॉप्ट बेस्ट वन, इन फ्यूचर इट स्टिल कैन चेंज। तो अभी बेस्ट कौन सी है, बेस्ट प्लस कंपनी भी बोल सकते हैं कि भाई नहीं इतना पैसा नहीं है हमारे पास, यू नीड टू गिव सम ऑप्शंस। So that's why this business presentation or storytelling comes in the picture, because as a data engineer ऐसा नहीं है कि तुम सब कुछ चैट जीपीटी से ही बना रहे हो। एक साइड तुम्हारा दिमाग डेटा साइंटिस्ट वो लोग खाएंगे, एक साइड डेटा सोर्स वाले खाएंगे, दूसरी साइड जब तुम प्लान करके बैठे हो तो तुमको अपनी ही कंपनी में दोज आर बिजनेस माइंडेड पीपल, उनको प्रेजेंट करना है। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा जो डेटा सिस्टम का तुम नाम ले लोगे, उनको तुमको बिजनेस की भाषा में बताना पड़ेगा। तो दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट। तो ये सब चीजें एआई नहीं कर सकती, हमको यहाँ पे ह्यूमन चाहिए। देन बिल्ड इटरेट, ये वाला चीज वो है कि एक बार आपका चल गया तो आप टाइम के साथ उसको चला रहे हो, उसको करते जा रहे हो, ठीक है। आई विल कम इनटू दिस डिस्कशन व्हेन वी विल डिस्कस इन वन ऑफ द स्लाइड इज दैट कि अभी ये सब देखते हुए हमको कहाँ पे फोकस करना चाहिए अपना करियर। आई विल कम इनटू दैट पॉइंट। ओके, आई होप आई गिव सम आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, सो अब नई चीज जो आ रही है ना, अभी जो जो सबको पागल किए जा रही है, दैट इज द chat gpt and all those things. After this I hope if you have some research oriented guys, there is one paper that attention for you know that this ये chat gpt और ये सब आया एक रिसर्च पेपर है जो अटेंशन मैकेनिज्म पे है। आई थिंक इन कॉलेज यू विल हैव सम एक्सेस ऑफ रिसर्च पेपर, यू कैन गो फ्रॉम डेप्थ ये चैट जीपीटी और वो सब कैसे काम करे। देखो यहाँ पे अब दो चीजें हैं स्पेसिफिकली, ये फ्यूचर कहाँ जा रहा है, आई विल गो नाउ ऑन दैट पॉइंट। अभी तक मैंने कितना ही डिस्कस किया है कि क्या क्या डोमेन्स हैं और उन डोमेन्स में क्या क्या रोल्स हैं।
और किस रोल में आप कहाँ फिट बैठोगे, इट डिपेंड्स अपॉन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन की टीम कितनी बड़ी है। हो सकता है सारे काम तो नहीं करने पड़े, हो सकता है कुछ पोर्शन करना पड़े, बट इफ यू आर इनफ स्मार्ट टू थिंक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, देन आप इजिली उसके अंदर सेट हो जाओगे एंड यू विल डेफिनेटली परफॉर्म ए गुड जॉब। ओके, अब इसमें दो चीजें आ रही हैं। जैसे अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस पीपीटी प्रेजेंटेशन, तो एक तो मैं प्रेजेंटेशन को यूज करके क्या क्या फैंसी चीज ऐड कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट लगा सकता हूँ, कुछ टेक्स्ट अभी आ रहा है, कुछ बाद में आ रहा है, ट्रांजिशन लगा दिया, कुछ एनिमेशन लगा दिया, कुछ 3D 2D, ये मैं इसके ऊपर कुछ क्रिएटिविटी करते जा रहा हूँ। बट समवन ऑल्सो देयर इन द बैक एंड जिसने ये प्रेजेंटेशन बनाया है। आई एम टॉकिंग अबाउट MS ऑफिस डेवलपर्स। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, AI इन टर्म्स ऑफ AI, कि आपको AI कैसे काम कर रहा है इन बैकएंड, उस चीज में जाना है, या फिर उस AI को यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें जाना। देयर शुड बी क्लियर गोल इन योर माइंड। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे तो दोनों करना है। डेफिनेटली यू कैन डू, नो वन इज स्टॉपिंग यू। फर्स्ट थिंग इज कि पहले आप ये सीखिए कि उस AI को यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। और हाँ, अनदर थिंग इज, अब हमारे पास करने को 100 चीजें हैं। प्लीज डोंट ट्राई टू डू मास्टर इन एवरीथिंग और इन वन थिंग। हम कंपनी डोंट नीड एक्सपर्ट और मास्टर्स, दे नीड नॉलेज पर्सन, जिसको टास्क दिया जाए उसके बाद वो थोड़ा R&D करके और ऑलरेडी उसके पास नॉलेज है उससे वो चीजें कर सके। उसको ऐसा नहीं चाहिए कि जैसे पाइथन है उसको सारे सिंटैक्स पता होना चाहिए, उसको सब कुछ पता होना चाहिए, नो। इसलिए अपने आप को एक चीज पकड़ लो, क्योंकि कुछ लोगों का आदत होता है जैसे भी हम प्रिपरेशन करते हैं कि मैं एक बार यार डेटाबेस सीख लेता हूँ, SQL सीख लेता हूँ महीने में, अगले महीने फिर ये सीखूंगा दो। तो ऐसा ऐसा नहीं करना है। हमको SQL सीखने हैं, हमको पाइथन भी सीखना है, तो हमको क्या है, टॉप लेवल पे सारी चीजें सीखनी है, मीडियम लेवल तक सीख जाना है, एक्सपर्ट नहीं बनना है किसी चीज में। अब बात करते हैं AI में। AI के अंदर दो चीजें हैं कि जिसने AI बनाया है, अगर वो बैकएंड समझना है तो देयर आर डिफरेंट थिंग इन बैकएंड, कि भाई LLM मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी, सारे मॉडल्स काम कर रहे हैं, उनको आप नया मॉडल कैसे बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है, दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन मॉडल इन हाउस। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है चैट जीपीटी के साथ, नाउ वी आर पब्लिकली यूजिंग इन कॉलेज टाइम, कॉलेज ड्यूरेशन, इट्स ओके, बट कंपनी लेवल चैलेंजेस ये है कि उसको बाहर के डेटा से ज्यादा मतलब नहीं है, कंपनी का खुद का डेटा है, उसमें उसको AI यूज करना है, तो दे डायरेक्टली कांट इंटरेक्ट विद LLM। तो वो कैसे काम चला रहे हैं, वहाँ पे एक अलग ही लेवल चल रहा है। उसके अंदर रैग होता है कि LLM भी यूज हो जाए, उसमें रैग भी होता है, रिट्राइवल, जो मतलब रैग कैसे काम करता है, आई विल गिव सम इनसाइट हियर। कि अब आप मेनली यहाँ पे तीन चीजें हैं जो काम कर रही हैं। आई होप our session is not boring, right? So let me know, maybe some things, at least for second year, third year, till maybe things are, I mean, more complex. But in future you will see this. So अभी क्या करते हैं, जैसे LLM है, LLM है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप LLM को ऐसा समझिए कि वो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउडे हो गया, डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। LLM को बनाने में काफी टाइम लगता है, उसको बिल्ड करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, टेक्निकली में हम नहीं जाएंगे। LLM काम कैसे करता है, उसको हम कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, उसको पूछते हैं भाई हमारा ये काम कर दो, तो वो हमको सम आउटपुट देता है। ये इतना आप बेसिक समझ के चलिए। अब प्रॉम्प्ट कैसे देना चाहिए, किस तरह का, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा वो आपको आउटपुट देगा। और एक चीज और है, सेम प्रॉम्प्ट को आप बार बार दोगे, जरूरी नहीं है सेम आउटपुट आए। तो LLM ऐसा नहीं है कि भाई एक बार जो बता दिया वो उसी तरह से ही बताएगा, वो कैन अलग भी बता सकता है वो। ओके, तो दिस इज वन टेक्नोलॉजी और दिस इज वन, आई वुड से, कोर ऑफ द AI। ठीक है, जिसमें हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में मे बी, अभी जैसे हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में डिफरेंट ब्रांच भी बने, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, 3-4 साल का कोर्स ही हो जाएगा प्रॉम्प्ट के, डिफरेंट मे बी। इफ यू सी दिस इंस्टाग्राम, ऑल दो थिंग, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल आ गए जिसमें वो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए थे उनके, आप उसको कॉपी करो, रन कर लो। Even in my organization also we have one common web page
जहाँ पे डिफरेंट लोग प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं और वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, और वो डायरेक्टली तुम यूज करके उससे आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब ये इस चीज को आप एक यूनिट समझिए, ये एक एलएलएम है, इसको कुछ इनपुट देंगे, एक आउटपुट आएगा, और ये दिस इज पार्ट ऑफ एआई, जनरेटिव एआई। टुडे वी आर कॉलिंग जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई मींस ये कुछ जनरेट करेगा, हम उसको कुछ पूछेंगे, इसे कुछ जनरेट करके देगा एज आउटपुट। ये तो हो गया आपका जेन एआई। नेक्स्ट थिंग इज आता है एआई एजेंट्स। ये एआई एजेंट्स क्या होते हैं? अब इसका एक लिमिटेशन होता है कि आप इसको ऐसा पूछोगे, प्रॉम्प्ट देके कि आज का मौसम क्या है, उसको नहीं पता है। आज की उसकी कोई न्यूज़ पूछो, इफ यू आस्क एनी लेटेस्ट न्यूज़ फॉर लास्ट 1 वीक, उसको नहीं पता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है जो सबसे मेजर है, क्योंकि इसको जिस डेट तक ट्रेंड कर दिया गया है, वो उस डेट से आगे का नहीं बताता है, और कंपनी के लिए भी ये प्रॉब्लम है। तो अब उन्होंने क्या किया कि एएलएम की एपीआईज होती है। एपीआई ये होता है कि वो दूसरी पार्टी से काम कर सकता है, उस एपीआई के थ्रू इसको कोई ना कोई अदर टूल का एक्सेस मिल गया, टूल या ऐप का। यानी यहाँ पे इसको हमने वेदर पूछा, इसने एपीआई के थ्रू किसी को पूछा या गूगल को पूछा, और वो वेदर इस एलएलएम को मिला और वो हमको आउटपुट में दे दिया। So here what we are doing is we are doing some integration with some other tools or some other apps, और उस ऐप से हमको वो रिजल्ट मिल रहा है। ये एक टास्क हो गया। तो ये जो एडिशनली हम कर रहे हैं ना, ये हमारा एआई एजेंट्स हो गए। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक रिपोर्ट लिखना है, तो मैंने इसको एआई को बोला कि प्लीज राइट द रिपोर्ट। तो एक तो वो रिपोर्ट लिखेगा, एक में वो क्या करेगा, रिपोर्ट लिखने से पहले गूगल पे खुद सर्च करेगा। एआई इटसेल्फ सर्च ऑन द गूगल, डिफरेंट वेब पेज पे एक्सप्लोर करेगा, उसका डिफरेंट कंटेक्स्ट निकालेगा, 8-10 रिपोर्ट्स बनाएगा, उनका आपस में कंपैरिजन करेगा, देन इट विल प्रोवाइड मी वन फाइनल रिपोर्ट। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट हो गया। तो एलएलएम के अंदर अगर हम एडिशनली कुछ काम कर रहे हैं या फिर ये रिपोर्ट लिखने वाला वर्क है, ओके, सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं। वी आर सर्चिंग, देन डिफरेंट वेब पेज पे जा रहा है, उसको फिर मर्ज कर रहा है, फिर जाके हमको फाइनल आउटपुट दे रहा है। तो हम ये टास्क को हम ऐसा बोल सकते हैं, वी हैव T1, T2, T3 टास्क, अलग-अलग टास्क। तो जो ये टास्क करेगा वो एक एलएलएम करेगा, दूसरा टास्क दूसरा एलएलएम करेगा, तीसरा टास्क तीसरा एलएलएम करेगा। व्हेन वी से एलएलएम और यू कैन से जनरेटिव एआई, तो हम हमारा काम क्या करवा रहे हैं, एक बंदे से नहीं करवा के डिफरेंट एआई एजेंट्स हैं। वी हैव डिफरेंट एआई एजेंट्स, दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, शेयरिंग डेटा टू ईच अदर, एंड फाइनली वी हैव फाइनल एआई एजेंट दैट इज कंक्लूडिंग द फाइनल रिपोर्ट। तो ये जो मिलके जो सेना तैयार हुई है, दैट इज कॉल्ड एआई एजेंट्स। आई विल नॉट गो इन टेक्निकलिटी कि वो इन डिटेल कैसे काम करे, बट आप टॉप लेवल पे इसको ऐसा समझिए कि जो एक चैट जीपीटी है, वैसे ही हमने 3-4 टूल अलग-अलग यूज़ किए। कोई टूल इमेज क्रिएशन में अच्छा है, एक टूल टेक्स्ट क्रिएशन में अच्छा है, एक वीडियो एनालाइज़ करने में अच्छा है, एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में अच्छा है। सबको हमने मर्ज करके छोटा-छोटा टास्क दिया, एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाया। तो ये जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एआई एजेंट्स, और ये पूरा अम्ब्रेला है। द कंप्लीट आई वुड से सेना, जो पूरी सेना है, दैट कॉल्ड इज़ एजेंटिक एआई। ओके, तो अभी जो फ्यूचर है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द एजेंटिक एआई। पीपल आर ट्राइंग टू डेवलप कि पूरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन बने, जिसमें कुछ नहीं करना हो, अपने आप सिस्टम का एप्लीकेशन चालू हो। फॉर एग्जांपल मुझे रिपोर्ट बनाना है, तो सबसे क्या हो, पहले क्या होगा, एक एआई एजेंट क्या करेगा, लॉगिन करेगा, दूसरा पीपीटी ऐप को ओपन करेगा, तीसरा कुछ कंटेंट ढूंढ के लाया होगा उसको डालेगा, चौथा उसको फॉर्मेटिंग करेगा। सो the idea of this complete story is that for different thing we have different agents, and ये जो सारा चीज हो रहा है that we can call agentic AI। एंड ये जरूरी नहीं है एजेंटिक एआई कि एक ही लोग कर रहे हैं, हो सकता है फॉर एग्जांपल वी आर बुकिंग द टिकट आईआरसीटीसी पे, तो अब हमको क्या करना है कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें डेटा फटाफट से फिल होगा और वो बात करेगा। तो हो सकता है माई एजेंटिक एआई ऑल्सो टॉकिंग टू आईआरसीटीसी एजेंटिक एआई। ओके, तो उनके पास भी एक रोबोट की सेना है और इधर के भी रोबोट की सेना है।
So now people are discussing कि how we can have some common format in term of communication, ताकि एक एजेंटिक एआई को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एजेंटिक एआई से बात करवाया जा सके. I hope you are able to understand the context. Right now हम Yes, कैसे sir. set कर, हाँ, तो this is the future I would say. So आप अगर you are more interested to learn if on and only if की चीजें बैकएंड में कैसे काम कर रही हैं, मुझे तो उसका पीछे का जो पोर्शन है वो भी चीज समझना है. तो इन दिस थ्री डायरेक्शन यू कैन एक्सप्लोर द थिंग. अदरवाइज एआई को यूज करके आप कैसे कैसे कर सकते हैं वो आप अलग सीख सकते हैं. तो कीप योर डायरेक्शन सेपरेट. तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या सीख रहे हो, किस लेवल का सीखना है और किस डायरेक्शन में सीखना है. आई वुड से डोंट क्लोज ऑन इन वन डायरेक्शन. यू आर ओके, एक्सप्लोर बोथ साइड, जिसमें इंटरेस्ट हो वो करिए. अब मेन क्वेश्चन आता है कि सर कमिंग टाइम में चीजें कैसे चेंज हो जाएंगी. जैसे हम पिछले इस आर्किटेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे. तो अभी अगर तुम अपने आप को पिच करोगे कि आई वांट जॉब एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो इतना फैंसी नहीं लगेगा. ठीक है. अभी जॉब, मेनली जॉब जो किसकी जरूरत है वो है आर्किटेक्ट. एआई, व्हेन वी से आर्किटेक्ट मींस एआई आर्किटेक्ट और एनीथिंग, तुम्हें आर्किटेक्ट की साइड जाना चाहिए, यानी सिस्टम डिजाइन की. सिस्टम, विच सिस्टम डिजाइन, यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि वो एज ए डेट, जरूरी नहीं है कि आप एज ए डेटा इंजीनियर की बात करोगे. तुम्हें एज ए स्टार्टअप में कोई चीज बनानी है तो क्या सिस्टम होना चाहिए, कहाँ पे एआई यूज होगा, कहाँ पे पुराना सिस्टम चलेगा. तो एज ए आर्किटेक्ट यू शुड ग्रूम इन योर फ्यूचर. जिस प्रोडक्ट में जा रहे हो या फिर इन जनरल कोई भी बिजनेस हो, उसको कुछ चीजें होती हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. तो एज ए आर्किटेक्ट चीज वन थी. जब तुम आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें निकाल लोगे कि हाँ ये हमको ये चाहिए, हमको ऐसा ऐसा बनाना है, देन नेक्स्ट थिंग कम्स एज ए डेव ऑप्स. ठीक है. डेव ऑप्स में क्या है कि जो तुमने आर्किटेक्ट से डिसाइड किया, जो सिस्टम हमने टूल टेक्नोलॉजी हमने देखे हैं कि ये सब चाहिए, तो अब वो उनको यूज कैसे करना है, हाउ वी विल यूज दोस थिंग्स, दैट कम इनसाइड द डेव ऑप्स. और इसी डेव ऑप्स के अंदर जो तुम कंप्लीट डेवलपमेंट करोगे, उसका टेस्टिंग करोगे, उसको प्रोडक्शन में डालोगे, उसमें ही तुम एआई को यूज करोगे. कि ठीक है, मुझे नो एसक्यूएल का डेटाबेस डिजाइन करना है, मेरे को ये क्वेरी है, तो आप क्यों क्वेरी में दिमाग खराब कर रहे हो, आप उससे क्वेरी लिखवाओ एआई से, तो तुम्हारा काम वो सॉल्व हो गया. यानी जब तुम्हारे पास कंप्लीट पिक्चर है कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक ये करना है, तो डेव ओप्स के अंदर ही हाउ यू कैन यूज एज ए एआई टूल यूर एज ए असिस्टेंट, दैट इज स्मार्टनेस. ओके. तो वो तुम यूज कर सकते हो. थर्ड थिंग इज बिजनेस प्रेजेंटेशन. अब यहाँ सब कर लिया. अब डेवऑप्स में मान लो कि स्केलेबल करना है तुमको, कि डेटा हमको क्लाउड पे लेके जाना है, तो तुमको वो बिजनेस प्रेजेंटेशन में आना चाहिए. मान लो एक क्वेरी तुमने फास्ट करी, जैसे एक, मान लो बुक पब्लिश, एक आपकी वेबसाइट है जिसमें आप डिफरेंट बुक्स को दिखा रहे हो. उस बुक्स में तुमने कोई ऐसी क्वेरी डाली कि जिसमें सर्च फास्ट हो गई है, या बंदा दो तीन वर्ड लिखता है तो वो अपने आप सर्च करके ले आता है, ये ठीक चल रहा था. लेकिन जैसे जैसे बुक ज्यादा हो गई, अब वो डेटाबेस इतना स्लो हो गया कि उसको वो रिकमेंडेशन में आता ही नहीं है टेक्स्ट, उसको पूरा टाइप करना पड़ता है. और स्पेलिंग किसी को कोई याद नहीं होता. नो वन नो द एग्जैक्ट सिंटैक्स और स्पेलिंग फॉर पर्टिकुलर बुक. अब आप क्या करोगे, बिजनेस टीम के पास जाओगे, अब उनको बोलोगे कि मैंने ये क्वेरी लिखी है और इससे क्या जल्दी आ रहा है, उसके बाद उनको नहीं समझ में आएगा. यू नीड टू टेल देम कि भाई ऐसा करने से, ये कर जाने से इतना रिटेंशन हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ ओवर्स, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी या रिसोर्सेज के टर्म में तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो वेन वेरी, आई वुड से, गुड जॉब, बिजनेस प्रेजेंटेशन. बट ये अकेले स्टैंड अलोन जॉब में तुम इतना सर्वाइव नहीं करोगे. कई बार व्हाट आई हैव सीन इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन इज that people good in communication but they they don't know the technology. अब वो लोग इनके पीछे पड़ते हैं कि यार बता दो इसमें क्या किया वो किया, और वो समटाइम मैसेज पूरा क्लियर नहीं हो जाता, तो दे नॉट एबल टू प्रॉपरली ट्रांसलेट बिजनेस थिंग्स. सो यू कैन एक्सप्लोर योर कम्युनिकेशन स्किल, वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ द ट्रांसलेटिंग, एंड यू कैन आस्क टू चैट जीपीटी आल्सो. इसमें भी टेंशन नहीं लेना है कि दिस इज आई हैव डन, कैन यू पुट इन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और बिजनेस प्रेजेंटेशन. उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस गाइस. सो इन फ्यूचर, in concluding line I would say that architect is the designer or system design. DevOps is कि वो सिस्टम को डिजाइन कैसे करना है. अगर आप जिसको आर्किटेक्ट कर रहे हो, आई एम डैम श्योर कि आप उसको डेवलप भी कर पाओगे.
ठीक है। डेवऑप्स की हो सकता है डिफरेंट टीमों, हो सकता है यू आर द लीडिंग ऑल 3 डोमेन। डेवऑप्स के अंदर वो पूरा आ गया आपका कि डेवऑप्स में आप कैसे एआई को यूज करके डिफरेंट टूल्स बनाओगे। देन बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिकॉज इसके बिना आप how you will do until or unless you can't satisfy your company top or company top management, and you can't give them that this is the visual insight of the future, nothing will come as approval, और आपका आर्किटेक्चर वो सपनों का सपनों ही रह जाएगा। ओके, so in my opinion these three are emerging technology coming rapidly, okay, and these are three direction. I think in these three direction everything is covered. In DevOps you can consider as a subsystem different data engineer, data scientist, machine learning and all those things, but top level I would say one is architecture. You need to understand the system design, then DevOps and business learning. Okay, any question here? Then I will come to one basic trick that how we can plan our daily life. Any question as of now? I think Nimit has one question. Yes. सर अभी तो हमने बात करी कि कैसे बनाना है एआई का एजेंट या फिर उस सब का, पर यूज कैसे करना सीखना है ये किस चीज के अंडर में आता है? जैसे अगर ओके, मुझे देखो, तो यूज करना सीखना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मुझे ये सीखना है कि मुझे क्या चाहिए। ओके, एक हाँ सर। बेसिक एग्जांपल ये है कि मुझे आई नीड नाइफ, मुझे चाकू की जरूरत है। ठीक है, तो आपको चाकू की जरूरत क्यों है? कोई किसी का मर्डर करना है, या आपको वेजिटेबल कट करनी है, या आपको जूस वूस, मतलब जो भी है, तो पहले आपको गोल पता होना चाहिए। तो आप इसको उल्टा सोचिए, पहले आपको गोल पता है। इफ यू थिंक अबाउट एज ए आर्किटेक्ट, आपको पता है कि मुझे यार वेजिटेबल्स काटने हैं, सब्जियां काटनी है, या कुछ और कट करना है, तो मुझे चाकू चाहिए। ओके, तब आप उस चाकू को लोगे और उसको यूज करोगे। ओके, अब मान लीजिए आपको ये तो पता चल गया कि मुझे वेजिटेबल्स काटने हैं और मुझे चाकू चाहिए, बट आपको ये नहीं पता है कि हाउ टू यूज इट। तीन चीजें ना, करेक्ट? हाँ सर। एक है टूल, दैट इज नाइफ। एक है योर नीड, कि आपको वो वेजिटेबल कटे हुए चाहिए, राइट? अब थर्ड थिंग है कि यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दैट। ओके, तो अब आप हाँ क्या कर सर। सकते हो, एआई को, यानी एआई को पूछ सकते हो कि आई हैव नाइफ, आई वांट टू दिस, मेरे को कैसे करना है, वहां पे स्टेप्स आ जाएंगे। तो नाउ यू हैव लर्नड कि उसको कैसे करना है। ओके, हाँ, तो जैसे फिर से बात मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें 3D मॉडलिंग करनी पड़ती है एग्जैक्ट। पार्ट्स की, तो उसको लेके कोई एआई अभी मार्केट में है क्या? हाँ होंगे, आई नीड टू सर्च मैकेनिकल स्पेक्स, वो होंगे, बट इसमें आपका क्या बोलते हैं, एक जो टूल है ना, आई फॉरगेट द नेम, जिसमें आप 3D करते हो, विच टूल यू आर यूजिंग, जो जिसमें आप मॉडलिंग बनाते हो, देयर इज वेरी सॉलिड वेरी 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 फेमस टूल। सो कंपनियां क्या कैड। करती हैं, हाँ, कैड कैड राइट, कैड टूल। हाँ सर। तो उसी उसी के अंदर ही वो एआई दे देते हैं। उसमें एआई का यूज कैसे होगा कि मान लो मैंने एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो मैं जैसे ही फ्री हैंड से उसको ड्रॉ करूंगा, वो पहले से डिटेक्ट कर लेगा कि ये वो सर्किल डिटेक्ट करना चाह रहा है। या फिर वो टूल के अंदर ही मुझे को कोई ऐसा प्रॉम्प्ट दे देगा कि मैं उसको लिखूं कि आई वांट टू ड्रॉ। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, इनसाइड इमेज क्रिएटर। इमेज में क्या हाँ होता है, बैकग्राउंड होता है, बट हो सकता है आपको वो बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आप उस इमेज, जैसे मैंने एक इमेज बनाया कि भी मेरे को ये बिल्डिंग का इमेज बनाओ, उसने बिल्डिंग का इमेज बनाया। अगला प्रॉम्प्ट व्हाट आई विल डू इज, आई वांट जस्ट टॉप व्यू ऑफ दिस बिल्डिंग, तो वो आपको टॉप व्यू के हिसाब से ड्राइंग दिखाएगा। तो आई एम नॉट श्योर, कॉलेज टाइम में क्या होता है कि मे बी वी डोंट हैव डेडिकेटेड, बट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो डेडिकेटेड टूल है ना, तो उस डेडिकेटेड टूल के अंदर एआई कैसे यूज करें, दैट इज द मेन थिंकिंग वर्क। आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, ऑलरेडी यूज हो रहा है तो उसमें क्या एनहांसमेंट होना चाहिए, दैट यू कैन थिंक अबाउट। ये जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द आर्किटेक्ट, और की चीजें सोल्व कैसे करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ सर।
तो आजकल Okay? एमसीपी से ये सब इम्प्लीमेंट हो सकता है Exactly. ना? ये एमसीपी वही तो उसी से तो चल रहा है सारी कहानी कि नाउ पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट एमसीपी कि हर कंपनी अपना एमसीपी एक एमसीपी दूसरे एमसीपी को सर्च कर ले हम्म, ठीक है बट somehow people now understand और हम आपस में कैसे बात कर पा रहे हैं डिफरेंट नेटवर्क पे डेटा जेएसएन डेटा जाता है वो होता तो बिट्स में ही है बट हम कैसे अलाइन हुए कि इस फॉर्मेट में भेजोगे तो दूसरी जगह चैट ऐसी दिखेगी हम फाइल ट्रांसफर करते हैं नाउ वी आर टॉकिंग मेरी वॉइस आप तक जा पा रही है कंटेंट आप देख पा रहे हो वो कैसे जा रहा है नेटवर्क के थ्रू तो कहीं ना कहीं पीपल विल अलाइन कि इस फॉर्मेट में जाएगी वी हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर और वही एमसीपी कर रहा है सो somehow we are going towards the standardization और जब सेम चीज दूसरे लोग करने लगेंगे नाउ वी एबल टू कनेक्ट टू ईच अदर तो एक एआई एजेंट जब अपना काम करके कोई दूसरे से पूछेगा कि ये बताओ तो वो वहां से ढूंढ के उसको बता भी देगा वो ओके सो थिंग्स आर गोइंग दिस वे तो आप बेस्ट वे इज जनरली डू द गूगल अगर आपको ये पता है ना कि क्या करना है ठीक है तो आप ये पता करिए कि उसको करने के लिए बेस्ट टूल कौन सा है जब टूल पता चल जाए उस टूल को हम कैसे कर सकते हैं दैट नेक्स्ट इज दैट तो इन तीन क्वेश्चन से यू कैन डेवलप योर हैबिट और एक्सप्लोर द थिंग्स so you can do the things better okay So I think Agam has one question. yes सर एजेंटिक एआई या फिर एआई एजेंट से रिलेटेड कोई रोड मैप आप सजेस्ट कर सकते हैं इसका मैं अभी सर इन डिटेल में इसलिए नहीं कवर कर रहा कि हो सकता है फिर वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाए बट आई सजेस्ट कि बेस्ट ऑप्शन इज यूट्यूब आप यूट्यूब पे जाइए ठीक है मे बी आफ्टर द क्लास मे बी यू कैन पिंग मी ऑन द लिंक्डइन सो हम डिस्कस कर सकते हैं स्पेसिफिकली कुछ वीडियो बट बेस्ट इज सर्च आप करिए सर्च करिए यूट्यूब पे ठीक है बहुत सारे सो वीडियोस हैं यूट्यूब यस यूट्यूब पे प्लीज वो रिलेटेड टू एनएटन और लवेबल और बस या सुपर बेस वगैरह से रिलेटेड बता रहे हैं तो क्या वो सीखना ओके पड़ेगा क्या बस Yeah, basic. If you have already a basic idea, if you want to in depth detail, then I will search out and will suggest some link. और अगर आपको बेसिक चाहिए, I think basic is आप वहाँ से सीख सकते हैं. One also is this ओके सर Medium थैंक यू website. We have different technical blog on Medium website. तो वहाँ पर भी लोग different post लिखते हैं. You can read from there. Okay. Another best thing is that अब आपको क्या चाहिए, you already know. तो आप चैट जीपीटी से पूछिए कि मेरे को लिंक दीजिए रिसोर्स का कि मैं कहाँ से ये चीज़ें सीखूँ तो वो आपको सजेस्ट भी कर सकता है तो यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम देयर यू कैन मेक योर नोट्स यू कैन कीप योर यूआरएल सेव्ड फॉर फ्यूचर रीडिंग तो ये एक तरीका है चीज़ें निकालने का इन केस स्टिल यू आर ऑलरेडी आई मीन explored all those things still you are identifying specific then we can discuss maybe later on okay okay then अगली चीज है I'm not sure it is related to this topic but if you have not heard this then it will be helpful for you कि हम हमारे डेली टास्क कैसे प्लान करें बिफोर जंपिंग इनटू योर इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स आई विल आल्सो कवर दिस टू डू लिस्ट so how many of you already maintain to do list in your any idea मीन्स कितने लोग हैं जो अपना टू डू मेंटेन करते हैं okay mostly are showing down thumbs up okay no issue but please start doing it okay to do list बहुत जरूरी है आई विल एक्सप्लेन वन स्ट्रेटजी कि टू डू लिस्ट कैसे बनाई जाए क्योंकि टू डू लिस्ट में क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हो ना उसमें सारी चीजें आ जाती हैं इवन आपको टूथब्रश करना है ठीक है आपको फ्रेश होना है ठीक है नहाना है और इवन आपको मान लो सोने के लिए जाना है टीवी देखना है कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं करना चाहते फिर भी अपने आप हो जाए क्योंकि वो आप ब्रेन हो गया आपका ऐसा वो अपने आप ट्रिगर देता है बट टेक्निकल चीजें आपको उस ब्रेन में डालनी पड़ेगी ताकि वो यूर पार्ट ऑफ डेली लाइफ हो जाए भले ही एक ब्लॉग रीडिंग हो आधा एक घंटे का कोई शॉर्ट वीडियो देखना जिसमें टेक्नोलॉजी का पता चलेगा इंस्टाग्राम इज बेस्ट चीज इंस्टा में जो कंटेंट रिकमेंडेशन होते हैं दैट इज बेस्ट थिंग जिस टाइप का आप कंटेंट आप टेक्निकल देखना चालू कीजिए उसको यू वॉन्ट बिलीव ऐसी ऐसी चीजें अपने आप आएंगे आपके सामने so it depends how we are seeing the contents
अच्छे चैनल्स भी हैं, उनको आप देख सकते हो। कंटेंट आप उसमें सर्च करके भी देख सकते हो। तो शॉर्ट टाइम में जब आप ट्रैवल कर रहे हो, इधर-उधर जा रहे हो, यू कैन लर्न अबाउट थिंग्स। पता नहीं कौन-सी चीज़ आपको अच्छी लगे और यू कैन गो इन डेप्थ। ओके, सो आई विल गो टू दैट टू डू लिस्ट के ऊपर। लेट मी ओपन अगेन। जो ट्रिक मैं अभी बताने जा रहा हूँ, उसपे वो मोस्टली वर्क फॉर यू, बट उसमें एक कैच है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी। ओके, तो लेट मी ड्रॉ वन थिंग कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक टेबल। इन दिस टेबल वी हैव 4 क्वाड्रेंट। आप इसको समझिए, दिस इज अर्जेंट एंड दिस इज नॉट अर्जेंट। आई एम नॉट गुड इन हैंडराइटिंग, so bear with me. And another thing is just one thing. This is, you can say, important. This is not important, non-important or not important. So this is crucial quadrant. We have something in our daily life that is also important, also urgent. We need to do that. Otherwise, things will be not good. For example, आज आपका एग्जाम है या कोई असाइनमेंट है, आज का डेडलाइन है, आपको देना है। वो आपके लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। आज नहीं दोगे, मार्क्स काउंट नहीं होंगे। हो सकता है आपको दोबारा बैठना पड़े सेम सेमेस्टर में। So that is kind of urgent category. Another thing is, this quadrant is not urgent but important. ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं। इसको आप 3 नंबर बोल दीजिए, इसको आप 4 बोल दीजिए। ये टास्क ऐसे हैं जो नॉन अर्जेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, 99% पीपल आर इन दिस क्वाड्रेंट, 95 to 99। हम काम कर रहे हैं जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं। लाइक आप वेब सीरीज वगैरह देख रहे हो, एडिक्शन हो गया है, वही देखे जा रहे हो, या कुछ चीज का गेम्स खेलते जा रहे हो। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू एंटरटेनमेंट, बट एक लिमिट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो मोस्टली हम ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें नहीं पता है कि वो हमारे काम में नहीं है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ये जो पहला क्वाड्रेंट है ना, ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप करवा लेगा। इट्स टाइम क्रिटिकल। व्हेन वी से अर्जेंट, अर्जेंसी को आप जोड़िए टाइम क्रिटिकल के साथ, और इम्पोर्टेंस को जोड़िए आप खुद के स्वार्थ के साथ, सेल्फनेस। यानी कहीं ना कहीं आपको स्वार्थी होना पड़ेगा, यानी खुद के साथ इम्पोर्टेंस जोड़ना पड़ेगा, अर्जेंसी इस टाइम के साथ। तो इस क्वाड्रेंट में जब काम आएगा ना, आप इस फोर्थ क्वाड्रेंट से भाग के आओगे और ये करने आओगे, और जैसे ये हो जाएगा वापस फोर्थ में आ जाओगे, तुरंत जंप हो जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट हैं बट इम्पोर्टेंट नहीं है। ये काम में भी आपको ड्रॉ खींच लाएगा कोई ना कोई, क्योंकि अर्जेंसी आ जाती है तो आदमी सब कुछ छोड़ के जंप इनटू इन दैट टास्क, और वो करता है, बाकी काम बाद में देखते हैं। तो आप क्या करोगे, 4 से 1 तो आपको कहते हैं ना कि ले ही आएगा, खींच ही लेगा आपको 1 में। 4 से 1 में आ जाओगे, और जैसे ही 1 में आओगे 4 में जाओगे, उस टाइम आप हो सकता है 3 का भी कुछ काम कर दो। ये 2 में आप कभी नहीं आओगे, और यू वॉन्ट बिलीव, ये जो 2 है ना, यही आपका असली दोस्त है। दिस इज द योर फ्यूचर। अब मैं समझाता हूँ एक दो एग्जांपल से कि आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे 3 वाला हम समझते हैं, नॉट अर्जेंट वाला 3। अब इसमें क्या है, मान लो आपका एक दोस्त है, वो स्टेशन पे आ रहा है आपसे मिलने। ठीक है, अर्जेंट है क्योंकि आपको उसको पिक करना पड़ेगा, आप उसको वेट नहीं करवा सकते। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट, आई नो कि वो इम्पोर्टेंट है, बट इम्पोर्टेंट है आपके खुद के कंटेक्स्ट में, कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कोई और भी रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में छोटा भाई है, या फिर आपका कोई दोस्त और है जो खाली बैठा है। आप उसको भी बोल सकते हो कि यार ये चीज़ आप देख लेना, मैं इस टाइम फ्री नहीं हूँ। आप उसको साइन कर सकते हो किसी और बंदे को।
तो ये जो तीसरा वाला क्वाड्रेंट है ना, इसमें ट्राई टू असाइन, ये काम आप असाइन करने का ट्राई करिए किसी और को। एक तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि सब कुछ मेरे को ही करना है, या मैं जब कर पा रहा हूँ, वी हैव सम दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट मिसकंसेप्शन कि हम कॉलेज लेवल पे कई बार किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, या फिर एक काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग लोग हमारे चारों तरफ होते हैं, तो हमें लगता है कि यार सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे ना आप, तो आपको लगेगा कि यार मेरे बिना तो चीज़ें चल ही नहीं पाएँगी। तो इस टाइप का कन्फ्यूजन अगर आपको आ रहा है, तो मतलब आप मोस्टली इस तीसरे वाले पार्ट के शिकार हो रहे हो। ये जो थर्ड वाला क्वाड्रेंट है, इसमें आप किसी और से भी करवा सकते हो। अच्छा लीडर होगा ना, a good leader always try to give tasks to their team based upon their skills and capability। तो आप इस चीज़ को थर्ड वाले को ट्राई टू असाइन दूसरों को करवाइए। अब बात करते हैं नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। इस सेकंड वाले में क्या हो रहा है, अब आपको 2-6 महीने बाद या 1 साल 2 साल बाद आपको अच्छी जॉब लेनी है, अच्छा पैकेज लेना है। वो अभी आपके लिए अर्जेंट नहीं है, बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे, यही चीज़ धीरे-धीरे शिफ्ट होते-होते इसमें आ जाएगी। तो आप पिक्चर समझिए कि हम रहते 4th में हैं, वी आर ऑलवेज लाई इन 4th, ये 1 हमको हमेशा खींच के ले आता है। 2 वाले काम हम जब 2 में होते हैं तब याद नहीं रखते, 2 वाले धीरे-धीरे इधर शिफ्ट हो जाते हैं और हमेशा हम यहाँ पीसते रहते हैं। कभी-कभार हमारा थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं, तो जनरली हम सोचते हैं कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, वी आर मल्टीटास्किंग, और हम फिर 2 से धीरे-धीरे 3 के अंदर आना चालू हो जाते हैं। हम 2 के अंदर कभी नहीं जाते। ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं ये भी देख रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस आल्सो, डूइंग दिस इन पैरेलल। आर वी श्योर कि हम अर्जेंट और नॉन इम्पोर्टेंट तो नहीं कर रहे हैं? कैन वी असाइन टू समवन एल्स? इफ यस, प्लीज डू दैट। और अब रही बात 2 की, जो फ्यूचर में है, अब उसको आप एक साथ अचीव नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर दिस? इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए है ब्रेक डाउन। आप उस गोल को ब्रेक डाउन करिए। अगर 1 साल का है, 2 साल का गोल है, उसको लाइए टुकड़ों में ब्रेक करके। आप ये मैट्रिक्स आप हो सकता है डेली बेसिस पे कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, उसको ब्रेक डाउन करके उस इस इसका कुछ पोर्शन आप अगर ब्रेक डाउन कर लोगे, लेट्स अज्यूम हम इसको वीकली फॉलो कर रहे हैं और मेरा इस वीकली फॉलो करने में ब्रेक डाउन वीक 1 में कुछ टास्क है, तो डेफिनेटली मैं ये वीक 1 वाला मेरे लिए उस वीक में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ऐसे उस काम को मैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट बना रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ा-थोड़ा करते जाऊँगा। तो मेरा कभी भी जो वर्क है वो नॉन अर्जेंट है, वो हमेशा नॉन अर्जेंट ही रहेगा, कभी वो अर्जेंट में नहीं आएगा और आप ईज़िली उसको कर पाओगे। अब इसमें एक ही कैच है, ये कांसेप्ट अच्छा है, दिस कांसेप्ट इज़ वेरी नाइस, वी कैन आल्सो अडैप्ट दिस, बट प्रॉब्लम है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टास्क। अब किसी को इफ एनीवन कैन सी कि मेरे को टीवी देखना अच्छा लगता है, वो मेरे लिए अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप क्या करोगे? टीवी देखना इसमें रखोगे। तो आपको लगेगा कि मैं अर्जेंट भी कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट भी कर रहा हूँ, ऑल आर सेट, बस मज़े ही मज़े हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? चॉइस। तो जो आपका कैटेगराइजेशन ऑफ द टास्क, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ये जो क्वाड्रेंट है, उसके अंदर किस टास्क में रह रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट ऑन दिस मेथड, ठीक है? आप इसको बिलीव नहीं करोगे, I also started this approach even in corporate life also. I have some personal work as well, some corporate work, but I try to maintain on this at least weekly. ठीक है, डेली बेसिस पे समटाइम यू हैव सम अर्जेंसी ड्यू टू सम अदर रीजन, ओके, ड्यू टू सम ट्रैवलिंग, बट यू कैन डू इन अदर वीक आल्सो। बट इफ यू आर फॉलोइंग दिस, एटलीस्ट इन मंथ आप क्या कर पाओगे, यू हैव कमिटेड व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड, और धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी कि वो टास्क देखते ही तुम उसमें हाथ ही नहीं डालोगे, ये वो मेरे को करना है। और दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट, because on corporate life there are many tasks come on the table, और अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे और उसको चालू कर के बैठ जाओगे, करके दे दोगे, फिर आप देखोगे यार इससे तो मेरे को कुछ नहीं मिला।
और जब ये चीज़ें आपके बैक एंड में चल रही होंगी ना, आप हो सकता है उस काम को यू विल नॉट पिक अप, बिकॉज़ वो नहीं फिट बैठ रहा है आपके। कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको करने पड़ेंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म में प्लान करोगे। So I hope this trick is very important. You can also do YouTube for this. I think I don't remember what we called it, this metric, but it's very useful. And please create that to-do list on daily basis, at least 5 minutes. Look your actions. Ask yourself कि आज हमने क्या अचीव किया है. Okay. So this is one thing I would say. Any question on this method? We can discuss. Otherwise, we will jump into the next section. Hello. Yes, sir, we can move on. Interviews. I think there's Okay, so here in this section, interview and placement part, I know that mostly main challenge क्या हो रहा है कि हमको एटलीस्ट जॉब चाहिए कि किसी कंपनी में हम जाएं. You have good knowledge, everything is fine, but आजकल की मेन जो इंटरव्यूज हैं उसमें क्या रहता है कि जब तक तुम किसी इंसान से बात करते हो, when you actually facing some interview, उससे पहले भी कई राउंड्स होते हैं, like aptitude and coding round and all those things. ठीक है. So what I have seen in the past during I mean my college life कि कुछ लोगों का aptitude अच्छा होता है, maybe they are preparing for CAT exam and all those things, but उनका technical में कुछ नहीं होता. कुछ लोगों का aptitude डाउन होता है बट उनका टेक्निकल अच्छा होता है. एक कंपनी मान लो कमिंग इन कॉलेज, अब उसने पहला राउंड एप्टीट्यूड रखा. जिस बंदे को सब कुछ आता है उसका एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं हो रहा है. एप्टीट्यूड जिनका अच्छा है वो अगले राउंड में जा रहे हैं, वो टेक्निकल क्लियर नहीं कर पा रहे. एंड ऑफ डे क्या हो रहा है कि कंपनी को राइट रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, टाइम वेस्ट हो जाता है और अगले दिन हम दूसरी कंपनी के लिए भाग रहे होते हैं. सो इसमें आई एम नॉट सेइंग कि ये भी कि एप्टीट्यूड जिनको आता है वो टेक्निकल नहीं आ रहा तो अगले राउंड में क्यों जा रहे हैं. एवरीवन डिजर्व फॉर फाइट. ओके, बट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको बेचना क्या है, व्हाट यू वांट टू सेल. वी डेफिनेटली इफ एनी कंपनी इज कमिंग, आप क्या बेचना चाह रहे हो, कि आपकी स्किल्स बेचना चाह रहे हो. अब एक बंदा अच्छा है बोलने में, उसको अगर कुछ पूछा जाए तो वो अच्छे से बात कर सकता है, वो सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, बट वो उस राउंड तक पहुंचे तब ना. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो व्हाट व्हाट आई वांट टू से इज अनदर थिंग इज, मान लो टेक्निकल एप्टीट्यूड भी आपने कर लिया, फिर टेक्निकल राउंड में भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं, लाइक कोडिंग राउंड हुआ. ठीक है. तो आप कोडिंग राउंड में सबसे मेन चैलेंज क्या आता है कि भाई आपका प्रॉपर डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स ये क्लियर नहीं है. ठीक है. अभी जो न्यू अभी जो रिसेंट ट्रेंड है इसमें क्या हो रहा है कि हम एआई टूल को हम अच्छे से यूज कर रहे हैं, हर जगह उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारे को सिंटैक्स याद नहीं रहेंगे, हम चीजें भूल जाएंगे क्योंकि एआई तुरंत स्क्रीन पे करके देता है. ये सेम वही प्रॉब्लम है. इफ यू रिमेम्बर इन योर कॉलेज टाइम, मैथ का पेपर, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स पेपर को प्रिपेयर करने वाले दो तरीके के लोग होते हैं. एक तो होते हैं कि प्रिपरेशन के टाइम उसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पेपर पे, ये सब हो जाएगा. एक बंदे क्या करेंगे, एग्जाम से पहले वो उसके सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हाँ इसको ऐसे कर देंगे, हाँ हाँ ऐसे हो जाएगा. वो सॉल्यूशन को रीड करेंगे और उनको लगेगा प्रिपरेशन हो गया. अब दोनों के साथ हो क्या होता क्या है कि जो ऐसे रीडिंग कर रहा है ना, उसके कैलकुलेशंस मिस्टेक्स होंगे, वो वो मार्क नहीं ला पाएगा जो वो बंदा जिसने प्रैक्टिस किया है वो ला पाएगा. ठीक है. डेफिनेटली वो सिलेबस पूरा कवर कर लेगा, तो कहीं ना कहीं उसके हाथों में और उसके माइंड में जो गैप होगा ना डिस्टेंस का, उसका पेपर छूट जाएगा. वी हैव डिफरेंट चैलेंजेस. सेम यहाँ पे हो रहा है. अगर आप टेक्निकल राउंड में जाओगे तो आपको अच्छा है, आप कोड देख के बता सकते हो कि क्या बग है इसमें, इन विच लूप वी हैव सम इशू, कौन सा वेरिएबल कहाँ क्यों नहीं गड़बड़ है. बट जब खुद लिखने की बारी आएगी कोड की, वी नॉट एबल टू क्रैक इट. देन कोडिंग राउंड में क्या है कि कोई पर्सन तो बैठा नहीं है, इन द बैक एंड दे आर मशीन. जब तक उनको सारे टेस्ट केस या इफ दे नॉट एबल टू मैच देयर रिजल्ट, वो आप इवन आपको वो सबमिट ही नहीं करने देंगे. तो सम टाइम रिजल्ट
ऑफ कोडिंग राउंड इज 0 और 1, या तो आप कर पाए या नहीं कर पाए। इन सम केसेस, इन सम टेक्निकल राउंड वो लोग अलाउ करते हैं, इवन दे कैन सी योर कोड कि आपने कितना लिखा है। और अगर कोडिंग राउंड और एप्टीट्यूड राउंड क्वालिफाइंग है तो आप अगले राउंड में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो। भले ही आपको अच्छा नहीं लगता हो, एप्टीट्यूड कोडिंग राउंड अच्छा नहीं लगता हो, बट तुमको टू गो इनटू नेक्स्ट लाइन यू नीड टू गिव सम टाइम। तो आप इसका प्रिपेयर करिए थोड़ा थोड़ा। हाउ वी कैन प्रिपेयर, वो जो मैंने अभी ट्रिक बताया, ब्रेक डाउन करिए। एक दिन में करोगे आपको बोरिंग लगेगा, ब्रेक डाउन कुछ टॉपिक्स आज करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। डिफरेंट एजेंटिक एआई आपके दिमाग में चलने चाहिए। कुछ एप्टीट्यूड करिए, कुछ टेक्निकल राउंड की प्रैक्टिस, कौन से टूल करना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, सारे अच्छे हैं। ओके, यू कैन डू एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, नेक्स्ट थिंग है, ये तो चीज है कहाँ तक की कि भाई आपने उसमें भी एप्टीट्यूड कर लिया, ठीक है, आप कोडिंग राउंड का भी हो गया आपका। अब आप कर रहे हो कोडिंग राउंड के बाद आता है, कई बार क्या होता है, जीडी होता है। जीडी में केस केस स्टडीज आते हैं, तो उसमें आप एक दूसरे से डिस्कशन करते हो। तो जीडी के अंदर डिपेंड अपॉन कि कैसा रोल वाला बंदा चाहिए, ठीक है। तो कई केस में क्या होता है, जब जीडी होता है तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो सबको डोमिनेट कर जाए, तो वो उस बंदे को हायर करेंगे। किसी में ऐसा चाहिए कि वो जो सबकी सुन ले, खुद नहीं बोले। किसी में ऐसा चाहिए जो मीडियम वाला है। तो डिपेंड्स अपॉन रोल, कौन सी कंपनी किस रोल के लिए सर्च करिए, आप उस तरह की जीडी डिस्कशन कर सकते हो, ग्रुप सर्किल्स में आप उस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। बट ज़्यादातर काम कंप्यूटर वालों के लिए इतना आई एम नॉट श्योर कि इतना जीडी इम्पैक्ट करता है। बट डेफिनेटली अगर उनकी कंपनी में उस तरह के लोग चाहिए, डेफिनेटली दे डू सम राउंड, और उस जीडी में फिर आप आगे जाते हो। बट जीडी में समहाउ यू आर प्रेजेंटेबल, कि आपको कोई ह्यूमन देख रहा है, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं देख रहा है, someone is noticing you। और हो सकता है based upon your requirements और company requirement are matching, they still can pick up you। but aptitude round और coding round में no one is watching you as a human। आपको वहाँ सिस्टम से फाइट करना है, कंप्यूटर से फाइट करना है। उससे पहले भी एक चीज आती है, दैट इज योर सीजीपीए। आई थिंक सम कंपनी आर डू सम रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि हम 7 से ऊपर वालों को ही लेंगे, सम कंपनी से कि मैं 8.0 से ऊपर वालों को ही कंपनी में बिठाएंगे। तो अब आपको क्या लगेगा कि जिस दिन कंपनी आ रही होगी और अपनी जो प्लेसमेंट टीम, कोऑर्डिनेटर टीम है, वो कुछ नहीं करेगी, एक एक्सेल के अंदर फिल्टर लगाएगी, जो 7, फॉर एग्जांपल 7 क्राइटेरिया है तो 7 से नीचे वालों को वो नहीं बुलाएगी। तो आप बैठे हो 6.5 लेके, आपको सब आता है, इवन यू कैन डेवलप एजेंटिक एआई एज वेल, बट क्या फायदा है, आप जॉब में तो नहीं बैठ सकते। डू गेटिंग? सो ये जो प्री रिक्विजिस्ट हैं, इनको आप लाइटली मत लीजिए, आपको बस उनको फुलफिल करना है। बट इनके जो फुलफिल की जो एडवांटेज हैं, यू विल एंजॉय एवरीवेयर। ओके, सो ये चीजें आप मेंटेन करिए। अगर इनिशियली आपका अच्छे पॉइंटर्स नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन मिनिमम 7 तो होना ही चाहिए। आई एम नॉट श्योर अभी कितना चल रहा है कंपटीशन, हमारे टाइम में 7 से ही काम चल जाता था। आप अबव 7 इज इनफ। हो सकता है अभी पीपल आर, आई मीन जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आर मोर इंटेलिजेंट, सो कंपटीशन हो सकता है ज़्यादा हो, बट मिनिमम 7 करिए। बेस्ट सेफ रेंज इज 8 और अबव 8। ओके, अभी नहीं है तो आगे कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका सीजीपीए, दूसरा हुआ आपका एप्टीट्यूड, एंड तीसरा हो गया आपका इंटरव्यू में कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड की प्रैक्टिस ऐसा नहीं कर बोल रहा कि मैं आप सारे क्वेश्चंस का करिए, बट आपको फेमिलियर होना चाहिए कि भाई कोडिंग राउंड में कैसा इंटरफेस होता है, कैसे इनपुट देते हैं, फाइल रीड कैसे, आई मीन टेस्ट केस कैसे पास करने हैं, हम कैसे देख सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आता है फेस टू फेस राउंड, ठीक है। फेस टू फेस राउंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इन एप्टीट्यूड, ओके, कोडिंग राउंड, ये सब होने के बाद एक केस स्टडी था, वो हमने कवर कर लिया। यस, फेस टू फेस के अंदर दो या तीन इंटरव्यू होते हैं। हो सकता है यू गो थ्रू अगेन मोर टेक्निकल, हो सकता है एचआर राउंड हो, बट एचआर राउंड इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। इन एचआर दे विल जस्ट आस्क बेसिक थिंग्स एंड श्योर यू कैन हैंडल क्विकली। मेन चीज़ है फेस टू फेस। तो फेस टू फेस में आपका मेनली आता है कि हम बात करेंगे,
किन पे बात करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, सो मोस्टली एवरी इंटरव्यूअर आस्क बेसिक क्वेश्चन, ये भी अपने बारे में बताइए। आप अपने बारे में क्या बताओगे कि मेरा नाम ये है, मैं आई एम कम फ्रॉम दिस होम टाउन, माय डेट ऑफ बर्थ इज दिस। नो वन इज इंटरेस्टेड इन दैट। Definitely they will not ignore, they will give the time to tell you this also, but they are waiting for something that you want to discuss. तो आप बाद में डिस्कस करना चाहोगे on project part, that I have worked on these projects. So when we talk about projects, so in college time people generally do internship, कि भी इंटर्नशिप कहीं से मिल जाए। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक ये होते हैं कि यार मैंने इंटर्नशिप कर लिया है, और वो निश्चित होकर बैठ जाते हैं कि इंटर्नशिप से ही सब काम हो जाएगा। वो नहीं होगा। दूसरे लोग ये होते हैं कि they don't get that internship. We will not discuss reason. Due to any reason, they not able to get any internship. और वो इस बात में टेंशन में है 2-3 महीने कि यार इंटर्नशिप ही नहीं मिला, पता नहीं कंपनी में होगा कि नहीं होगा, they give up. ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि इंटर्नशिप करना जरूरी है। या डेफिनेटली अगर इंटर्नशिप किया है आपने, राइट डोमेन, राइट चीजें वहाँ पे कंपनी में चीजें सीखी हैं, डेफिनेटली दे विल गिव सम एज। बट नहीं किया है देन ऑल्सो डोंट डू मोटिवेट। आपके पास यूट्यूब है, डेटा इतना आजकल डेटा इतना अवेलेबल है, यू लर्न, जस्ट मेक द प्लान, डू द थिंग्स एंड देन पिच योरसेल्फ। यू नीड टू पिच योरसेल्फ। ओके, सो एक इंटर्नशिप वाला भय नहीं अपने को करना है। ट्राई टू गेट, नॉट गेटिंग सो ओके, बट अगर इंटर्नशिप नहीं है देन आपको डबल एफर्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखिए। नेक्स्ट थिंग आती है जो मेनली है, यू नीड टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है कि आपका सीवी है, क्योंकि हर जगह आप खुद तो बोलोगे नहीं। सो आपका सीवी है, सीवी या रिज्यूमे बोल सकते हैं, दैट वो एज ए योर इमेज टू एनी कंपनी। ठीक है, और आपका, आप डोंट बिलीव, सीवी में कॉलेज में तो चलो कंपनी आती है, अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हो और बाद में जब हायरिंग होती है ना, तो सीवी को भी आजकल रोबोट्स पढ़ते हैं। देयर इज नो ह्यूमन that is shortlisting the CV. We have AI that is shortlisting the CV, and if that is shortlisted, then you are getting some offer for more technical discussion or HR round. But college time, I agree कि वहाँ सब कंपनी आएंगी, आपकी CV कॉलेज की तरफ से आपको मौका मिलेगा। सो यहाँ एडवांटेज है आप। एंड रिमेंबर वन पॉइंट, जितना आप कॉलेज में प्लेसमेंट निकाल लोगे, यू आर लकी इनफ, क्योंकि जो कंपटीशन आप कॉलेज में नहीं तोड़ पा रहे हो, उससे बाहर आने पे बहुत ज्यादा कंपटीशन। तो बहुत कम चांस होंगे कि बाहर जॉब निकाल पाओ। या एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, हो सकता है आप, यू आर मोर टेक्निकल, आप उससे भी अच्छा जॉब निकाल लो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ए नॉर्मल एंड एवरेज कैंडिडेट, जिसको इतना टेक्निकल भी नहीं आता बट उतना वो डाउन भी नहीं है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए शील्ड। शील्ड कैसे है? इट इज स्टॉपिंग अदर पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर प्लेसमेंट ड्राइव, और वो कॉलेज स्पेसिफिक है, और यू आर द ओनली फाइटिंग विथ योर कलीग्स एंड यू कैन अचीव द बेटर रिजल्ट्स। ओके, दिस इज वन थिंग। अब बात करते हैं कि फेस टू फेस में आपके पास बहुत कम टाइम होता है। हो सकता है कि आपने पिच किया कि मैंने, आपने ये प्रोजेक्ट्स किए, देन डिस्कशन विल गो टुवर्ड्स दैट प्रोजेक्ट। ओके, उसमें कुछ यूज केस दे सकते हैं, उसमें पूछ सकते हैं। एंड डोंट अफ्रेड कि मेरे को सिंटैक्स याद नहीं है, मैं भूल गया, मैं लिख नहीं पाया। समटाइम पीपल आल्सो आस्क एज ए लॉजिक कि आप मेरे को कंसेप्ट बता दीजिए, इट इज फाइन। तो यू शुड नो कि हमको करना क्या है। तो यहाँ पे कौन सी थिंकिंग काम करेगी? यहाँ पे वही थिंकिंग काम करेगी कि आप आर्किटेक्ट लेवल पे सोच पा रहे हो, या फिर आपको कंप्लीट चेन का पता है, तो यू कैन एक्सप्लेन। ओके, तो दिस इज वन थिंग। और टेक्निकली डेफिनेटली दे विल आस्क, सो जो आपने किया है टेक्निकल वही करिए। ज्यादा चीजें दिखाने से आपको एज नहीं मिलेगा इंटरव्यू में। आपने कम चीजें दिखाई हैं बट अच्छे से दिखाई हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा, आपके पास मान लो सीवी है जिसमें आपने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, कुछ कंपनियां इवन आपका वो सीवी फोल्डर उठा के भी नहीं देखेंगे कि आपने क्या क्या किया हुआ है। आप सीधा इंटरव्यू के अंदर घुसोगे,
यू ऑलरेडी क्लियर्ड ऑल द प्रीवियस राउंड, आप वो आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे और वहीं से उनके सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, और यू आर हायर्ड और यू हैव नॉट हायर्ड, दैट्स ऑल। ओके, सो अब आपके पास बकेट में क्या है, आपको उसको कैसे सेल करना है, इट्स ऑल अबाउट योर कन्वर्सेशंस एंड ऑल दोस थिंग। बट वन थिंग दैट आई नो, कि जितना आपने ईमानदारी से अच्छी चीजें करी होंगी, डेफिनेटली यू कैन स्पीक अबाउट ऑन दोस थिंग्स एंड इट विल हेल्प। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा जिसमें हो सकता है कि मोर स्पेसिफिक, दिस इज इन जेनरिक अप्रोच आई कैन टेल यू, but if you have some specific question on interview, we will discuss. Okay, yes guys. सर किसी का एक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू लाइक टू सी इन द रिज्यूमे फॉर डेटा और सॉफ्टवेयर, वो कैसा वो क्वेश्चन। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हो कि आजकल जो कीवर्ड्स इज इम्पोर्टेंट, वन वन थिंग इज कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या है, जैसे आपके रिज्यूमे में आप डेटा साइंटिस्ट रिलेटेड रोल हो, तो डेटा साइंटिस्ट रिलेटेड रोल के अंदर क्या क्या टर्म्स आते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि डिजाइन सिस्टम गैदरिंग रिक्वायरमेंट, ईटीएल हुआ, तो ये सारी चीजें हैं। ये चीजें आप उसको ऐड करो कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में। वो ऐड कैसे होंगी कि जैसे डेटा साइंस तक आप रिज्यूमे का फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, आप कुछ लोग लैंडस्केप बनाते हैं, पोर्ट्रेट अलग टेबुलर डालते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप उसको सिंपल रखो। लेटेक्स फॉर्मेट होता है जिसमें एआई भी उसको रीड कर सकता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स उसमें विजुअल डाल दिया और उस विजुअल में दिखा रहे हो कि ये स्किल्स हैं, ये डिजाइन है, हो सकता है उस ग्राफ को या उस इमेज को एआई रीड ही नहीं कर पा रहा हो आपके पीडीएफ में। ठीक है, तो उसको आप सिंपल रखिए। ठीक है, और कॉलेज के अंदर तो यू हैव मेड, आई थिंक कॉलेज फॉर्मेट भी होता है, तो डोंट अफ्रेड फ्रॉम दैट फॉर्मेट आल्सो इनफ, क्योंकि उसमें कॉलेज में तो डायरेक्टली आप उसी में ही सबमिट कराते हैं, तो यू कैन सबमिट, बट आउटसाइड आप ऐसा कर सकते हो। बेस्ट वे क्या है कि जिस रोल के लिए जा रहे हो, तो उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें क्या रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉमन बना लेते हैं रिज्यूमे, हर किसी को वही भेज रहे हैं। वो इट डजेंट मैटर कि वो रोल क्या चल रहा है उनका, किस रोल के लिए पूछ रहे हैं, उनके जेडी में क्या है। तो बेस्ट चीज क्या है कि पहले आप एक फॉर्मेट बनाइए, उसमें आपको जो आता है वो लिख दीजिए, फिर आप एआई टूल से उसको जेडी दीजिए कि भाई ये मेरा जेडी है। अब इस जेडी में से ये मेरा कंटेंट है, कंटेंट, क्योंकि एआई को आप कंटेंट भी दे रहे हो कि भाई मैंने ये सब किया है, मुझे अब इस जेडी के लिए मेरा ये जो रिज्यूमे है इसको रिस्ट्रक्चर करना है, तो वो आपको सजेस्ट करेगा टेम्पलेट। उसमें हो सकता है कुछ कीवर्ड्स हटाने के लिए बोले, बट डोंट गो ब्लाइंडली, जो उसने लिखा है वो करिए। फिर आप उसमें को देखिए कि उसने रिस्ट्रक्चर किया है। रिस्ट्रक्चर में दो चीजें आएंगी, एक तो उसने सेंटेंस आगे पीछे कर दिए होंगे, कुछ टोकन कीवर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली में आपका रिज्यूमे जब सर्च होता है सिस्टम के अंदर, सर्च गूगल पे या कोई जैसे नौकरी.com हुआ या कोई दूसरा वेबसाइट है, वहाँ पे वो सर्च होगा तो वो कितना जल्दी वो कीवर्ड पिकअप करेगा, उस पे आता है। तो आप उससे आप डिजाइन करवाइए। तो आप अलग एक फ़ोल्डर बना लीजिए, उसमें हर कंपनी का जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आई थिंक मे बी कॉलेज टाइम में नॉट एप्लीकेबल हो, लेकिन आफ्टर कॉलेज अगर एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर रहे हैं, तो आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। जैसे हमारे पास फ्रेंड कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होती, फ्रेंड्स की होती है, तो उसी तरह से आप कंपनी वाइज़ आप बत देखिए कि कहाँ ओपनिंग है, आपने किस कंपनी में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, उसका यूआरएल क्या है, वहाँ पे किस टाइप की चीज़ें पूछ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका रिज्यूमे क्या है। ऐसा दूसरी कंपनी में, क्योंकि आप जब पिच कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एज़ ए डेटा इंजीनियर आप फर्स्ट जॉब ले रहे हो, तो हो सकता है कहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब आ रही है, तो आपको रिज्यूमे उस हिसाब से देना है। तो आपके पास रिज्यूमे रेडी रहने चाहिए अलग-अलग डोमेन के, और जैसे ही वो जॉब आ रही है तो यू रिकमेंड दैट, एंड आप वहाँ पे वो फॉलो कीजिए जो प्रोसेस है और आप उसमें लैंड करिए। नेक्स्ट थिंग जो एक्चुअली फेस करते हैं, नेक्स्ट थिंग ये जो होती है कि आप रेफरल होते हैं। कई बार हम रेफरल मांगते हैं फ्रेंड्स से कि भाई कोई दोस्त किसी कंपनी में काम कर रहा है और हम वहाँ पे जॉब ले रहे हैं, तो हम रेफरल दे देते हैं। तो रेफरल में डेफिनेटली थोड़ा प्रोसेस फास्ट होता है, बट आप प्रिपेयर ही नहीं हो तो डोंट आस्क फॉर रेफरल। उसमें कुछ नहीं होना है, टेक्निकल राउंड होगा उसमें आपका कट जाएगा, यू आर नाउ आउट। अब 6-7 महीने कुछ कंपनियों में इवन वन्स 1 साल के लिए आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, और आपका रेफरल भी था, आपने वो लूज़ कर दिया। तो उससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी थोड़ी डाउन होती है। तो आप प्रिपेयर करिए अच्छे से,
मॉक इंटरव्यू दीजिए, एक साथ दोस्तों के साथ दीजिए। आजकल तो आई थिंक आई रेड अबाउट सम ब्लॉग कि आप एआई भी आ गया है, कुछ साइट्स ऐसी आ गई हैं जिसमें आप उनको कंटेंट दीजिए, अब वो आपसे क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। तो आप जब प्रिपेयर हो अच्छे से, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए। ओके, तो टेक्निकल आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिस टॉपिक के बारे में पता है ना, और आपको लगता है कि यार मैं तो इसमें 30 मार्क का हो गया हूँ, मुझे सब आता है। अब आप एआई को बोलिए, वो आपसे और क्वेश्चन करेगा, आपको और क्वेश्चंस बताएगा, आप उससे फाइट करिए। सो ओनली सॉल्यूशन इज प्रैक्टिस, 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 और आप प्रैक्टिस हाथ से करिए। हम क्या करते हैं, बहुत सारे कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, बट कोड का प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आएगा जब आप सिंटैक्स लिखने बैठोगे। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, यू कांट रेफर दिस एआई टूल्स एंड ऑल दिस, वहाँ पे आपको सिंटैक्स वो सब पता है। कई बार आप सिंटैक्स एग्जैक्ट याद नहीं कर रख पा रहे हो, इट्स ओके, यू कैन मेंशन दैट आई नॉट एबल टू रिमेंबर द सिंटैक्स, बट ये चीज़ ऐसे-ऐसे कुछ कर सकते होती है, दैट इज़ आल्सो फाइन। ओके, सो ये है। एंड देन इंटरव्यू साइड आल्सो आई वांट गिव वन मोर पॉइंट। इंटरव्यू साइड में जो लेवल हो रहा है, पीपल हाउ पीपल आर इन दिस यूजिंग एआई, कैसे-कैसे एडवांस होते जा रहे हैं। आई रेड वन ब्लॉग, उस ब्लॉग में इंटरव्यू का लेवल बता रहा हूँ मैं। कॉलेज लेवल पे ये नहीं होता होगा। उसमें उसको एक पर्सन को दे दिया गया था कि आप ये एआई है, इसका यूज़ करिए, और उसको एक ऐप या वेबसाइट बनाने का बोला। उसने 1-2 घंटे में वो चीज़ बना दिया। वहाँ तक इनफ था, क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था। वो एआई उसने बना दिया। उस एआई के अंदर अब बिना एआई का यूज़ करे उसको एक और चेंज करने के लिए दे दी। कि मान लो उसको ऐसा बोल दिया गया होगा कि लेट्स अज्यूम कि उसको बोला होगा कि भाई तुम एक वेबसाइट बना दो ई-कॉमर्स का। तो उस ई-कॉमर्स में एक और फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए बोला गया। तो अज्यूम कि उसने सब बनाया होगा। तो उसने ऐसे अगर उसको कोड का नहीं आइडिया होगा कहाँ क्या हो रहा है, तो उसने सीधा कॉपी पेस्ट करके रन कर दिया, एआई ने बना दिया, वो खुश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसमें आप वो ये ऐड करिए टेक्नोलॉजी, या ये फीचर ऐड करिए, या फिर ये एक ब्रांच और डालिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि उसको आप फाइंड आउट करना है कि कहाँ है, फिर क्या ऐड करना है। तो हो सकता है वो वहाँ दूसरा उसको कोड करने के लिए नहीं पूछेंगे, वो एआई से पूछ सकता है, एआई 2 मिनट में करके दे देगा, बट इंटरव्यू वहाँ पे आपको बोल देगा जो इंटरव्यू ले रहा है वो, कि ना, ना अब एआई यूज़ नहीं करना, आप ये बताइए अब ये कहाँ करना है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको हो सकता है यूज़ करने को मिल जाए टूल, बट तुमको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे आ रही हैं, कहाँ पे कौन-सा कोड है, किस तरह से है। आपको कोड देख के चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। दिस इज़ वन थिंग the level of interview can be. Otherwise कॉलेज लेवल पे people generally will ask basic thing क्योंकि आपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस किया। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर ऊपर शायद किसी का रह गया आरबीआई। हाँ ये लेट मी गो फ्रॉम व्हाट डू यू लाइक इन रिज्यूमे, ठीक है, हो गया। ओके, क्वेश्चन इज हो गया। ये पेपर का था, यस ने मेंशन किया है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस पेपर से पूरी रिवोल्यूशंस आ गई है टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी, ओके। सर इफ ए पर्सन हैव स्किल्स व्हिच आर यूज्ड इन इंडस्ट्री बट lack either the CGP or technical knowledge, can you give? या ओके, सो अगर आपके पास स्किल है बट टेक्निकल नहीं है, बट आपको जॉब के लिए फिर ट्राई करना पड़ेगा। समहाउ यू नीड टू एंटर इट, एक बार आपको एंटर तो होना पड़ेगा। अब एंटर होने में हो सकता है आप उसकी वजह से नहीं हो रहे हो, तो कई जगह सीजीपीए मैटर नहीं करता। बेस्ट बेस्ट केस क्या हो सकता है कि लेट्स अज्यूम कॉलेज में आपका नहीं हुआ। अब इस चीज़ को आप समझिए, ऐसा मत समझिए कि कॉलेज में नहीं हुआ तो हम बाद में ले लेंगे यार। बेस्ट वे क्या होता है कि कई बार पीपल नीड अर्जेंट हायरिंग। अर्जेंट हायरिंग का मतलब ये होता है, जैसे एक आदमी एक कंपनी से स्विच मार के जब दूसरे में जाता है, तो वी हैव सम नोटिस पीरियड। ऐसा नहीं है कि आज बोला कि मैं कल नहीं आऊँगा, ऐसा नहीं चलता। तो आपको नोटिस पीरियड होता है, कुछ कंपनियों का 1 महीने का होता है, कुछ में 2 का, किसी में 3 का होता है। तो आप जॉब मिल जाता है दूसरी जगह से, बट आप अभी भी करंट कंपनी में 3 महीने और काम करोगे, फिर जॉइन करोगे। बट तब तक कंपनी को अर्जेंट रिक्वायर्ड होता है क्योंकि किसी बंदे ने रिज़ाइन मार दिया। कुछ लोग रिज़ाइन ये मारते हैं कि जॉब ही नहीं करना है उनको, छोड़ो कि मेरे को घर जाना है। हो सकता है कि कुछ लोग ये बोल देते हैं कि यार मेरे खेत में से तो अब हाईवे निकल रहा है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़मीन है, मेरे पास काफ़ी पैसा हो गया। सो इट डज़न्ट मैटर, कंपनी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है और उस टाइम आप भी जॉब ढूँढ रहे होते हो और यू आर रेडी टू जॉइन
इमीडिएटली कि कल से भी आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज वन रिक्वायरमेंट। तो जो सीजीपी आपका कम था बट आप अर्जेंट ज्वाइन कर सकते हो, वो एक एडवांटेज आपको मिल गया है। इतना ही फायदा हो सकता है। फिर आपका टेक्निकल राउंड होगा, वहां पे डिस्कस किया जाएगा, पूछा जाएगा। बट आप फ्रेशर हो, आपको कहीं से जॉब नहीं मिल रही है, तो डोंट लुक फॉर पे कितना मिल रहा है। आप एक बार जंप हो जाइए, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीजें जॉब के थ्रू ही सीखने को मिलती हैं। एक बार आप जंप कर जाइए, जितना मिल रहा है उतना वो काम सीखिए। अगर काम का है, आपको लग रहा है वो काम रिलेवेंट नहीं है, देन फिर दूसरा ढूंढिए। तो यही एक ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं आपको चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी। जो आनंद आपने, जो मजे शुरू में लिए हैं, आपको छोड़ने पड़ेंगे, या फिर शुरू में आप प्लान करके चलिए, बाद में इजी हो जाएगा। ठीक है, बट समहाउ वी नीड टू बैलेंस आउट। ठीक है, तो सीजीपीए अगर कम है, ट्राई टू इम्प्रूव इट। अगर नहीं कर पाए, पूरे साल 4 हो गए हैं, प्लीज डोंट डू मोटिवेट, डिमोटिवेट मत होइए। प्लीज डोंट डू डिमोटिवेट। आप कभी भी चीजें कर सकते हो। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करिए और कीप सर्चिंग। डिफरेंट सोशल पोर्टल्स पे आप देखिए, जॉब आ जाएंगे। आपके रिज्यूमे को रिफाइन करते रहिए बार बार। इवन कुछ पोर्टल्स पे तो आप, ये भी होता है कि आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, बट डेली उस ऐप को ओपन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल naukri.com या कोई एक ऐप ले सकते हैं। उस ऐप को आप रोजाना ओपन कर रहे हो और छोटा मोटा चेंज करके आपका प्रोफाइल फिर से अपडेट करते जा रहे हो। उससे बैकएंड में एल्गोरिदम क्या दिखाएगा कि उसको लगेगा यू आर एक्टिव ऑन पोर्टल, वो आपको रिकमेंडेशन भेजेगा। आप उसमें कुछ अप्लाई कर रहे हो, सर्चिंग, जस्ट ब्राउजिंग द थिंग्स, तो वो आपको टॉप में रखेगा, आपका प्रोफाइल को एक्टिव रखेगा। हो सकता है कहीं से रिकमेंडेशन आए। कुछ कंपनियां प्रीमियम वर्जन भी ऑफर करती हैं कि भाई आप उसमें चले जाओगे वो सब। तो इफ यू थिंक कि वो रिकमेंड, नहीं लगता कि वो लेने चाहिए। बट यू आर रियली नीड ए जॉब, सो ट्राई टू डिफरेंट ऑप्शन। आप अप्लाई करिए, ट्राई टू सर्च आउट ऑन लिंक्डइन, डिफरेंट रेफरल के थ्रू जाइए। बट ये सब करने से हेल्प इतना ही होगा कि एटलीस्ट आप पाइपलाइन में आके आपका प्रोसेस हो जाएगा, कि कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। बट उस इंटरव्यू के अंदर तो आपको ही करना है। ओके, सो कहाँ चीजें कहाँ अटकने वाली है, यू शुड इन कीप इन माइंड कि मेरी बेसिक चीजें मैंने हाथ पैर मारे, कहीं से रेफरल लगवा के चलो इंटरव्यू तो शेड्यूल करवा लिया, बट पता चले यार वहां पर भी नहीं आ रही है चीजें। ओके, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपको लगेगा कि इससे अच्छा मैं 6 महीने बाद अप्लाई करता, 6 महीने बाद रेफरल के लिए बोलता तो अच्छा होता। तो आप चीज़ों को सीरियसली नोट पे लीजिए। इफ़ यू आर रेडी, आप उसको करिए और रिजेक्शन से मत डरिए। इवन कॉलेज में भी होगा कि आपका इंटरव्यू हो, जाओगे सुबह शाम तक होगा। कई बार जीडी क्लियर होगा, जेडी क्लियर हो जाएगा, टेक्निकल में अटक जाओगे। कई बार टेक्निकल में हो जाएगा, अगले राउंड में अटक जाओगे। कई बार आपका बराबर वाले का लगेगा कि यार इसको तो कुछ नहीं आता था, फिर भी इसका क्लियर हो गया, मेरा नहीं हो रहा। तो ऐसा मत देखिए। हर कंपनी को अलग लोग चाहिए, किसी को शांत रहने वाले लोग भी चाहिए, किसी को तेज बोलने वाले चाहिए, किसी को मीडियम लोग चाहिए जो अच्छे टेक्निकल हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी लोग कंपनी देखती है, तो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर वी डोंट नो। जस्ट आपको उसमें अपीयर होना है और उसमें ट्राई करना है। सो रिजेक्शन आते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। और आफ्टर द यूर व्हाट वी कैन से यूर जॉब, जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, उस दिन देखोगे आप जिस कंपनी में आप सेलेक्ट हो जाओगे और जिन कंपनियों में आप फेल हुए होंगे, आप उस दिन कंपेयर करके देखोगे ना, तो जिसमें सेलेक्ट हुए होंगे उसमें आपने उतने एफर्ट नहीं डाले होंगे जितना आप उसमें फेल हुए होंगे। और आपको हंसी आएगी कि यार इसमें मेरे को इतना परेशानी नहीं आई, फिर भी मैं सेलेक्ट हो गया, उसमें मैंने इतने एफर्ट डाले फिर भी सेलेक्ट हुआ। तो इट्स योर डे। वो जैसे क्रिकेट में होता है कि दिन होता है आपका। तो यू कीप फाइटिंग, आप फाइट करते रहिए, कीप लर्निंग, और किसी ना किसी कंपनी में ज़रूर होगा। आफ्टर कॉलेज भी यू कैन आल्सो ट्राई। सो वर्ल्ड इज़ अनलिमिटेड। So only option is practice, 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 and keep applying, keep learning. Okay. So I hope I answered. And then next is, are there entry level, pro level industry for data science? Definitely entry level है। और जो दुष्यंत भाई ने ये क्वेश्चन पूछा है कि एंट्री लेवल है, एंट्री लेवल आप जितना जल्दी राइट डोमेन में चले जाओगे तो इजी है। शुरू में मान लो आप सॉफ्टवेयर डोमेन में चले गए, वहाँ पे 8-10 साल 15 साल रहे, आपका अच्छा खासा पैकेज हो गया। अब आप स्विच मारना चाहोगे तो उस सैलरी का जो डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल एक यूज केस लेते हैं कि आप मान लो 25 लाख कमा रहे हो, सॉफ्टवेयर डोमेन में हो। अब आपको डेटा साइंस में जाना है, आप स्विच मारना चाहोगे। अब डेटा साइंस में जाना चाहोगे तो डेफिनेटली डेटा साइंस की जो स्टार्टिंग पे है, मान लो किसी कंपनी में 8-10 लाख 12 लाख से चालू हो रही है।
तो हो तो आप एज ए फ्रेशर, तो कंपनी एज ए फ्रेशर लेगी, बट आपका पे इतना है कि वो आपको 25 लाख से कम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है, आप 25 लाख से कम नहीं जाओगे। योर करंट सीटीसी इज 25 देन। तो अब क्या होगा, अगर आपको 25 से ऊपर दे दे, तो डेटा साइंस के अंदर वो 25 वाली जॉब है, हो सकता है सीनियर टू मिड लेवल पे आ रही हो, तो आपका मैच नहीं हो पा रहा है। तो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, अब पॉइंट क्या है कि जिस डोमेन में आप जा रहे हो, अगर राइट टाइम पे राइट डोमेन में आप जंप कर गए, तो बाद में उस डोमेन में ग्रो कर सकते हो अच्छे से। लेकिन बाद में पता चला कि यार नहीं, जैसे नहीं होता कॉलेज के बाद कि यार मैं तो सिविल नहीं था, मेरे को तो कंप्यूटर लेना था, या फिर मैकेनिकल वाला सोचता है यार मैं तो मैकेनिकल के लिए नहीं बना था, मुझे तो इसी में जाना था। ऐसा ही रियलाइज आपको जॉब जब कर रहे होगे और जब स्विच मारोगे तब भी रियलाइज होगा कि यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं जाके मेरे को डेटा साइंस में जाना था, मैं एमएल में गलत आ गया, मुझे तो ये इसमें जाना था, एक्स वाई जेड में नहीं रह के पीक्यूआरएस में जाना था। तो पॉइंट क्या है कि जितना जल्दी कॉलेज लेवल पे एक्सप्लोर कर लोगे, तो आप जल्दी आगे परेशान नहीं रहोगे। ओके, सो एंट्री लेवल है, हर जगह एंट्री लेवल ही है, बिकॉज कॉलेज से आप एंट्री लेवल ही चालू करोगे, तो है एंट्री लेवल, बट कंपटीशन बहुत है, तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट। सर आपके अकॉर्डिंग एक अंडर ग्रेजुएट के लिए एमएलडीएल की फील्ड में कौन से जॉब रहते हैं टारगेट लिस्ट में? तो आप वही है कि आप सीवी बनाइए, क्योंकि देखो टाइटल कुछ भी हो सकता है, मेन है जेडी के डिस्क्रिप्शन में कि आपको क्या करना है उसमें, वो सब आप टारगेट कीजिए। केवल टाइटल देख के अप्लाई मत कीजिए, उसकी जेडी देखिए। हो सकता है आधा काम उसका मैनेजरियल हो, आधा काम टेक्निकल हो सकता है आप मैनेजरियल के फिट नहीं हो, टेक्निकल में हो, तो आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि रोल क्या है, रोल क्या है वो सिस्टम का काम है। आपका काम है आपको क्या आता है वो एक रिज्यूमे में डालना, जिस जेडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिज्यूमे को ड्राफ्ट करना और अप्लाई कर देना, दैट्स ऑल, दिस इज योर वर्क। अब उसमें ये टेंशन मत लीजिए कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, मुझे कॉल आएंगे नहीं आएंगे। अरे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, रिजेक्शन आते रहेंगे, कोई तो ऐसा होगा जिसको जरूरत होगी आपकी, उस टाइम आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो आप रिजेक्ट हो रहे हो उस चीज को मत देखना। आई होप यू रिमेम्बर दिस ऑपरेशन सिंदूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें क्वेश्चन था कि सर हमने जो टारगेट किए उसमें कितने लोग मारे गए, उसमें उन्होंने सीधा बोला था कि इट्स नॉट अवर जॉब कि कितने मारे, वो गिने कितने लोग मारे। ओके, सो आपका काम है अप्लाई करना जो जिसमें जा रहे हो। अब वो नहीं मिल पा रहा है, रिजेक्ट हो रहे हो, कोई बात नहीं, वी विल सी नेक्स्ट वन, सो कीप अप्लाइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। दूसरी साइड से क्या हो रहा है उसको मत देखिए, हाँ ये जरूर देखिए कि आपका रिज्यूमे प्रॉपरली है सिंक में, वो रीड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। फैंसी रिज्यूमे डालने से अच्छा है आप करेक्ट डिटेल डालिए। ओके, देन आई थिंक ये हो गया। ओके, रियली लर्न लॉट फ्रॉम दिस सेशन, थैंक्स टू लॉट्स हियर। ओके गुड, थैंक्स हरिओम। then what is the relevance of MTech in the current job market? देखिए MTech का रिलेवेंस यही है कि जरूरी नहीं है कि आप MTech ही करें, ठीक है। कुछ लोगों का एक टाइम के बाद ये रहता है कि यार चीज़ें नहीं आ रही है, फॉर एटलीस्ट फॉर माय केस, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से करके जॉब चालू किया, लेकिन फिर डेटा साइंस आया, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में इतनी चीज़ें नहीं होती कि आप एक्सप्लोर कर पाओ, या फिर कई बार यू विल नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि एकदम हार्डकोर तुम डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करो, बट तुम्हें चीज़ें सीखनी है, तुम एमटेक डेटा साइंस के थ्रू सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हो और अच्छा खासा सीख रहे हो, बट आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप हो सकता है कुछ कंपनी के पर R&D कर लो, या फिर आपको पीएचडी करनी है, ठीक है, तो आप पैरेलल सीख सकते हो। तो पीएचडी के थ्रू वो जो आपकी जो हंगर है उसको आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली एडवांटेज ये रहता है ओनली कि भाई जिस डोमेन में कर रहे हो या जिस डोमेन में आपका फ्यूचर है, जहाँ जाना है, जहाँ खुद को आपको पिच करना है, अगर वो पिच आपके एम टेक या बी टेक से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वो चीज़ एक वेटेज रखती है। बट ऐसा नहीं है कि जस्ट एम टेक हो गई है, डिग्री ले लिया है तो वो काम आएगी, सर्टिफिकेट कोई नहीं ओपन करके देखने वाला। एवरीवन विल आस्क अबाउट द स्किल कि भाई ये काम है आप करके दिखाइए, इफ यू कैन डू इट यू आर गुड। ओके सर, लिंक्डइन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है सर प्लेसमेंट एंड इंटरेस्टिंग में एज इंटरव्यू आप? देखो कॉलेज लेवल पे लिंक्डइन का मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग कॉलेज में आ रहे हैं, तो कॉलेज के लेवल पे आप ऑलरेडी मैच हो,
कॉलेज का एक रेपुटेशन है, कॉलेज में आ रहे हैं, तो लिंक्डइन पे इतना नहीं है, बट आप ऑफलाइन बाद में लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सोचिए ना कि आपकी आप नहीं गए हो, आपकी जगह आपका एक या 2 पेज का आपका रिज़्यूमे गया है, वो बंदा वहाँ देख रहा है और आप बहुत सारी चीज़ें रिज़्यूमे में नहीं डाल सकते क्योंकि आप वहाँ सारी कहानी लिख दोगे तो फिर बोलेगा रिज़्यूमे 2 पेज से ज़्यादा है, कोई पढ़ना ही पसंद नहीं करेगा। अब क्या करेगा? उसके अलावा वो देखेगा कहाँ पे प्रेज़ेंट। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि फिर लिंक्डइन है, तो आपने रिज़्यूमे में लिंक्डइन का अगर आपने लिंक दिया, तो वहाँ जाके देखेगा। लिंक्डइन पे हो सकता है किसी ने आपको रिकमेंडेशन दिया हो, आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। हो सकता है आपने 2-3 कंपनियों में काम किया है और वो कंपनी भी सेम डोमेन से रिलेटेड है, जिस डोमेन में वो बंदा आपको चाह रहा है। तो वो एडवांटेज है। तो लिंक्डइन ऐसा काम आता है। लिंक्डइन दूसरा काम क्या है, अगर प्रोफ़ाइल अप टू डेट है, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको रिकमेंड करेगा आपके प्रोफाइल के कंटेंट के हिसाब से। तो आपको रिलेवेंट जॉब मिलेंगे, आप रेफरल भी देख सकते हो, तो वो ज़रूरी है। कॉलेज टाइम में डेफ़िनेटली नहीं करेगा बट बहुत सारा टाइम है। आजकल यू कैन आस्क आल्सो चैटजीपीटी कि भई मेरे पास ये स्किल है, मुझे अब लिंक्डइन पे क्या-क्या डालना चाहिए। वो आपको कंटेंट रिकमेंड करेगा, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपके रिज़्यूमे में डाल सकते हो। तो अप टू डेट रहना एक प्रकार से एक अच्छा साइन है। कि अगर आपका कोई कंपनी लिंक्डइन रेफर कर रहा है आने से पहले, तो वो कंपनी स्किल मतलब एडवांस है वो कंपनी कि वो आपका लिंक्डइन भी देख रही है, ठीक है? तो आपको अपडेट करके रखना चाहिए आई वुड से, ठीक है? बट दूसरे का कंपेयर करके टेंशन मत लीजिए कि यार मेरे पास कुछ डालने के लिए नहीं है। जितना डिटेल आपके पास है ऑनेस्टली आप डालिए, जितना गैप है उसको और ऐड करिए और प्रोजेक्ट्स करिए। जितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आजकल तो आई थिंक गिटहब रेपो है, इसमें आप अपनी रिपॉजिटरी पब्लिक बना सकते हो। जो आपने कोड लिखा है, उसको रेपो बना सकते हो, उसको पब्लिक करके आप उसका लिंक्डइन पे देख सकते हो पेज। तो एक प्रकार से आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो कि भई ये सारी चीज़ें होंगी। आजकल ये कैगल भी एक अच्छी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे डेटा सेट्स मिल जाएँगे आपको। जिसमें कैगल से आप ओपन प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। वहाँ पे आपकी नोटबुक है, वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। और उस काम को आप कैगल पे और इवन लिंक्डइन पे आप उसको लिंक देके कर सकते हो। तो कहानी क्या है कि मोर एंड लेस आपने कुछ किया है वो दिखा सकते हो। कॉलेज टाइम पे वो आपको बेसिक ही पूछेंगे, आपको एक्सपीरियंस इतना नहीं पूछेंगे कि भी किस प्रोजेक्ट पे काम किया है आपने ये सब। तो आपको बेसिक डिटेल होंगी जो कॉलेज में किया है वो सीखेंगे। बट एज़ ए वर्क एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर ये भी पूछते हैं कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें चैलेंजेस क्या थे, कई बार कोड लेवल पे चीज़ें जाती हैं। ओके, सो फॉर कॉलेज पर्सपेक्टिव आप बेसिक कांसेप्ट करिए, क्लियर करिए डेटा स्ट्रक्चर में बेसिक चीज़ें कैसे होती हैं, कोडिंग इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करते हैं। क्योंकि हो सकता है आप फेस टू फेस में सामने वाले को कितना भी इम्प्रेस कर सकते हो, बट आप एप्टीट्यूड, टेक्निकल वो राउंड क्लियर करके वहाँ बंदे तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो, तो वो आपके नॉलेज की वैल्यू कैसे पहचानेगा? ओके, तो आपको हर स्टेप की इम्पोर्टेंस है, वो स्टेप्स बाद में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए वो चाहिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक मोस्टली आई took all the questions. Yes, yes. Any other सर thing? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। Okay then I think I hope I yes please. हाँ, यस यस वो देखो इसमें क्या होता है कि आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा पहले बस। देखो जब आप कॉर्पोरेट लाइफ चालू करोगे ना, अभी आप कॉलेज में हो तो आप महीने का खर्चा भी घर वालों से ले रहे हो ना, तो आपको लगता है यार ये बंद कर देना चाहिए कभी तो ले। दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है? जब आप कमाने लगोगे ना, तो आपके पास पैसा भी आ जाएगा, आपके पास आराम भी होगा। उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको अप टू डेट रखना। तो वो जो मैंने स्पेसिफिकली सर्टिफ़िकेशन धीरे-धीरे करता गया, वो मेरा क्यूरियोसिटी है कि मुझे चीज़ें सीखनी है। उसके बाद ही मैंने डेटा साइंस का भी डिसाइड किया। लेकिन आप लकी हो कि कॉलेज में एंटर होते उसी टाइम ही पता है कि हमको चीज़ें ये सब करनी है, ठीक है? तो अभी 3-4 साल में आप इसको 1 ईयर, 2 ईयर वाइज़ नहीं जाके बेस्ट चीज़ क्या है कि आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कीजिए कि रोड मैप क्या है किसी चीज़ को करने का, ठीक है? जैसे मेरे को मशीन लर्निंग का रोड मैप चाहिए या फिर
डेटा साइंस का, डेटा इंजीनियर रोड में, तो उसमें वो कुछ स्कोर सजेस्ट करेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है आपके पिकअप, आपका पिकअप कितना है, आप चीज़ों को कैसे कर पाते हो। तो उसमें आप धीरे-धीरे चालू करिए सीधे सीखना, कि आप कैसे सीख पाते हो, वीडियो देख के वो चीज़ करिए। उसके ऊपर वो वीडियो में कुछ बता रहा है कि मान लो वो एक ऐप बनाना बता रहा है कि आप ये ऐप बनाइए, इंस्टाग्राम जैसा ऐप बनाना बता रहा है, या कोई क्लोन, जो भी XYZ स्किल्स बता रहा है, आप उसको देख रहे हो, लग रहा है हाँ, हाँ ऐसा हो जाएगा। वैसा नहीं करना है, पैरेलली आप उसको बनाइए, ठीक है? और आपको कहीं पब्लिश नहीं करना है, डोंट अफ्रेड कि यार ये तो ऑलरेडी बनाया है, मैं क्यों बनाऊँगा? ऐसा नहीं करना है। जस्ट राइट, आपको हाथ गंदे करने पड़ेंगे उसमें कोड में। आप वो करिए, छोटा-मोटा प्रोटोटाइप बनाइए, उसको डॉक्यूमेंट करके पब्लिक में डाल दीजिए। इससे होगा क्या, धीरे-धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपके पास 8-10 चीज़ें होंगी जिसमें आपने काम किया है, ठीक है? वो आप डिस्प्ले कर सकते हो, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। मेन क्या है कि आप जब इंटरव्यू के साथ बैठोगे तो उसपे आप, ऐसा तो है नहीं कि गल्ले पे जैसे हम बैठते हैं चाय के साथ, वैसा बात करेंगे। आपके पास कंटेंट होना चाहिए बात करने के लिए, और वो कंटेंट उसको जो चाहिए उससे रिलेवेंट है, और वो उससे रिलेवेंट तो होगा ही ना, डेफिनिटली दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग दैट पर्टिकुलर जॉब। वो रिलेवेंट होगा, बट उस पे आप बात कर पा रहे हो, दैट इज़ इनफ। और जो आपने एक्चुअली में किया होगा उससे आप बात कर पाओगे। बस एक इस न्यू टेक्नोलॉजी में डिसएडवांटेज यही है कि हम सब कुछ एआई से पूछ रहे हैं, हमको याद नहीं रहता चीज़। हम लिखना भूल जाएँगे, जैसे ये होता है ना राइटिंग, अगर जिसको लिख के आदत है, कॉलेज के बाद जो कंप्यूटर साइंस का बंदा है स्पेसिफिकली, जो पूरे दिन कंप्यूटर यूज़ करेगा, वो धीरे-धीरे वो लिखना भूल जाएगा, राइटिंग उसकी लूज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ें हैं, तो आपको हैबिट डालनी है कि भई मैं कोड लिख रहा हूँ तो कीपैड से टाइप करूँ, उसकी प्रैक्टिस करूँ। हाँ, अब देख लेना, जब लिखोगे आप कोई भूल जाओगे कि यार क्या था? फिर दोबारा वीडियो देखोगे, 2-3 बार लिखोगे तो उस चीज़ को करोगे, ठीक है? एक चीज़ और थी जो मेरे को इससे याद आई, जो स्पेसिफिकली कोडिंग रिलेटेड चीज़ें, कि कितना सीखें सर, अनलिमिटेड चीज़ें। उसमें होते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं। तो आप यूट्यूब पे या इन पे सर्च करोगे ना, डिज़ाइन पैटर्न सीखिए आप, लीड कोड पे। उन डिज़ाइन पैटर्न से कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं, वो चीज़ें। तो आप प्रॉब्लम पे मत जाइए, उसके पीछे के फंडा को सीखिए कि डिज़ाइन पैटर्न में क्या हो सकता है, कि मेरे को एक, जैसे मान लो लिंक लिस्ट है, या एक एरे है, उसको शुरू से लेके एंड तक ट्रैवर्स करना है, ठीक है? तो हर प्रॉब्लम में मेन चैलेंज क्या होता है कि हमको बार-बार रि उसको ट्रैवर्स नहीं करना। तो ये हमारे माइंड में बैठ जाना चाहिए कि यार इतनी बड़ी लिस्ट है ना, तो मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार ही ट्रैवर्स करना है। लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स इस लेवल का हो जाएगा कि लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं पूरी ट्रैवर्स कर ही नहीं सकता, मुझे तो एग्ज़ैक्ट उस कंटेंट पे जाना है जो चाहिए। तो ये आपके टॉप लेवल पे हो जाएगा। जैसे ही प्रॉब्लम डिज़ाइन करोगे उससे पहले ही पूछ लोगे। फिर उसमें ये बोल देगा कि यार ये बताइए कि दोनों वर्ड सेम है कि नहीं? जैसे पैलिंड्रोम है स्ट्रिंग, तो शुरू से लेके एंड तक है, तो एक बंदा शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ेगा। लेकिन डिज़ाइन पैटर्न अगर तुम सीखे होगे, तुम बोलोगे यार नहीं, लास्ट तक नहीं पढ़ना है, मुझे आधा ही पढ़ना है। मैं पीछे से शुरू से लास्ट में 2 काउंट करूँगा, या फिर मेरे को एक बार पढ़ने का मौका मिल रहा है तो मैं 2 या 3 पॉइंटर चलाऊँगा, जिसमें एक ही बार रीड करूँगा, बट सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। ये कुछ ऐसा ही है, अगर आपको बोले कि आप जिस हॉस्टल में रह रहे हो उससे लेके आपके क्लासरूम तक जाना है। आपको बोले जाके आओ, आप गए एक राउंड लगा के, फिर किसी ने बीच में बोला कि अब ये बताओ कि डिस्पेंसरी खुली थी कि नहीं? अगर आपने बाय लक ध्यान कर लिया कि खुली थी तो आप बता दोगे, अदरवाइज़ आप दोबारा जाओगे, फिर देख के आओगे और बता दोगे कि डिस्पेंसरी खुली है। अब ये दोबारा जाना क्या है? दोबारा एरे को एक्सेस कर रहे हो आप। फिर किसी ने पूछा, बोला अच्छा ठीक है, ये डिस्पेंसरी तो छोड़ो, अब एक ये बताओ कि ये जो अपना टीएनपी वाला जो अपना क्या बोलते हैं, एरिया खुला था कि नहीं? ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेंटर खुला था कि नहीं? फिर आप चकमा खा गए, फिर दोबारा पूछोगे, पूरा चक्कर काट के आओगे और बताओगे। एक स्मार्ट बंदा वो क्या होगा, एक ही राउंड मार के आएगा, और उस राउंड में उसने क्या होगा, हर जगह उसने उसके नोट कर लिए रेफरेंस, कि डिस्पेंसरी खुली है, टीएनपी का ये सिचुएशन है, इसका ये सिचुएशन है। उसने उस ट्रैवर्सल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं और वो फटाफट बताया जा रहा है। तो ये जो अप्रोच लगाई आपने, वो कैसे लगाई? जैसे आप प्रॉब्लम पढ़नी चालू करी ना, उससे सोचना चालू कर दिया कि यार डेटाबेस बहुत बड़ा है, हमें एक से ज़्यादा रीड नहीं करना है। फिर आपने पढ़ा कि यार डेटाबेस इतना बड़ा है कि इवन एक बार भी रीड नहीं कर सकते। तो हमको अप्रोच पे पता चल जाएगा। तो डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाने से पहले यू विल थिंक कि बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। ओके? तो ये चीज़ें आपको बेसिक तरीके से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी।
आप उस चीज़ को करिए। डिज़ाइन पैटर्न पे आप डेफ़िनेटली सर्च करिए यूट्यूब पे। डिज़ाइन पैटर्न से आपका दिमाग खुल जाएगा कि एक ही प्रॉब्लम को कैसे देखना है और उस डिज़ाइन पैटर्न से कितनी सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके? सो आई होप आई क्लैरिफाई योर डाउट। हाँ, एक जो मिस्टेक क्वेश्चन आया है आई थिंक लेट मी गो टू चैट। यस, हाँ, मिस्टेक देखो, मिस्टेक अवॉइड का मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आई डोंट रिमेम्बर, मैं काउंट आपको काउंट भी पता नहीं है कि मेरा कितना रिजेक्ट हुआ था मैं कंपनी। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग, देख हमारी हालत ये हो गई थी कि रोज टाई बूट में पहन के जाते थे, शाम को कटता था, चाय पी के और आ जाते थे। ये डेली का हैबिट था। और शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि यार, इवन आपके जूनियर्स मिलते हैं आपको, यू आर इन फाइनल ईयर, राइट? तो जूनियर्स आपको जानते हैं। आई आल्सो वेरी, आई मीन, ऐसा नहीं है कि एक ही कमेटी में था, मैंने बहुत सारी कमेटी में था, तो मोस्टली लोग जानते थे। ठीक है? तो आपको जाएँगे तो जो जितने आपके शुभचिंतक होंगे वो आपको पूछेंगे, सर क्या हुआ आज? ओके? सो सम टाइम यू डोंट हैव आंसर। ठीक है? तो उस टाइम रिग्रेट फील करोगे कि यार रोज़ बताना पड़ता है। ठीक है? तो वो फेजेज़ आते हैं। तो उस टाइम तुम मतलब वो होता है ना, मन को कचोटेगा कि यार मैं काश ये कर लेता, वो कर लेता। उस टाइम कचोटने से पहले आप पहले प्रिपेयर रहिए। आई एम डैम श्योर वो टाइम आएगा, सब में आएगा, ठीक है? इतने ही कंपनियों में कटेगा, बट आपको अपीयर होना है। और ऐसा मत सोचिए यार आज तो बुखार है, कटना तो है ही, आज नहीं जाता हूँ, कल बैठ जाऊँगा। अरे पता नहीं है भाई, उसी में ही हो, क्या पता तुम अकेले, ठीक है? और स्पेसिफिकली उस दिन, जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था, अराउंड हम 150-200 लोग बैठे थे और मैं अकेला अकेला सेलेक्ट हुआ था। ठीक है? तो पता नहीं रहता, और इवन उसके लिए मैं प्रिपेयर भी नहीं था। और मेरे को अगले दिन सेमिनार रिपोर्ट देना था, जो हमारा फाइनल ईयर। मैं ये सोच रहा था कि यार मेरा सेमिनार रिपोर्ट में ये 20 मार्क्स का क्रेडिट नहीं चला जाए, ये कंपनी छोड़ के मैं अगले में बैठ जाता। ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ है। और दूसरा, ये मैंने एप्टीट्यूड और उतना कवर नहीं किया था। तो कई जगह मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार आई एम गुड इन पिचिंग, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं टेक्निकल डिस्कस कर सकता हूँ। बट वो मेरे से कोई बात कर ही नहीं रहा है ना, क्योंकि मेरे को वो टेक्निकल में बाहर, एप्टीट्यूड में बाहर बिठा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। और सीजीपीए का तो शुरू में ठीक है कि हमने बैलेंस कर लिया, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट एप्टीट्यूड का इवन 3-4 कंपनियों में जब कट गया, तब मैंने एप्टीट्यूड सीखना चालू किया। यू वोंट बिलीव कि इतना बॉटलनेक हो गया था कि इसके बिना तो नहीं चल पाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये एक अवॉइड मिस्टेक थी जो हमको पहले प्रिपेयर कर लेनी थी। बट ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। आप इवन इन 1 वीक इज़ इनफ। आपको मास्टरी नहीं करनी है एप्टीट्यूड में, बट बेसिक चीज़ें होती हैं। और एआई वाला बंदे को यार एप्टीट्यूड सीखने में कितना ही टाइम लगेगा। यू कैन ईज़िली क्रैक इट। एक ये मिस्टेक था, दूसरा ये चीज़ें होती हैं कि कई बार हमको बाद में रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी कंपनियों में हम जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए बैठे हैं, या हो सकता है वो बंदे नहीं चाहिए। इवन आपसे 50% कम बंदे को वो हायर कर ले जाएँगे और आपका कट जाएगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्यों कट गया। ठीक है? वो चीज़ें बाद में समझ में आती हैं वन्स यू आर इन कॉर्पोरेट। इवन इन माय कंपनी आल्सो आई हैव डन हायरिंग अराउंड 300 टू 400 इंटरव्यू लिए होंगे इन माय 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमें कई बार वी डोंट नीड टेकी, हमको एक राइट अप्रोच वाले बंदे चाहिए, जो करंट सिचुएशन को विद स्मार्टली और करेक्ट लॉजिकल अप्रोच के साथ सोल्व कर पाएँ। ठीक है? तो ऐसा मत सोचिए कि हमारा कट रहा है तो हम कैपेबल नहीं, नहीं, भाई उनको कोई और ज़रूरत है, तुम्हारा वाला तुम नहीं चाहिए हो, तुम्हें कोई और लेगा। सो दिस माइंडसेट यू शुड कीप इट और कीप प्रैक्टिसिंग। आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, दैट इज़ वन सजेशन। आप प्लान कीजिए, आप सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में हो। अब हमारे टाइम में तो कोई सेशन देने वाला भी नहीं था यार। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हो, इतना कुछ सीख रहे हो, आजकल डेटा फ्री है। इवन आप, आई वोंट बिलीव, हमारे टाइम में जस्ट व्हाट्सएप पे, हमारे व्हाट्सएप, हाँ, उस टाइम आ गया था, हम ग्रुप ग्रुप बना के डाल सकते थे, इतना था। बट ये चैट जीपीटी ये सब नहीं था। असाइनमेंट हम खुद करते थे। अब तो आई होप कि किसी ने खुद क्या ही किया होगा। मतलब सारा कुछ एआई पे है। ठीक है? तो डेफिनिटली वी शुड यूज़ इट। बट उससे आप देखो ना, कंपटीशन कितना बढ़ गया।
एक छोटी सी मिस्टेक भी असाइनमेंट में नंबर नहीं दिला पाएगी, क्योंकि बगल वाले ने सारा एआई से करवाया है, तो मैं नहीं करवाऊंगा तो मेरे भी नंबर कम हो जाएंगे। तो पॉइंट क्या है कि सबका यूज करिए, नहीं यूज करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन हमको पता होना चाहिए हम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, और मस्त रहिए लाइफ में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 साल में ही सब कुछ नहीं होना। बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे बैच के हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ, उन्होंने उसके बाद कुछ तैयारी किया, आज वो अच्छी पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो लाइफ इज वेरी बिग। ये 4 साल इंजीनियरिंग का कुछ नहीं है लाइफ में, बट इन 4 साल से तुम पूरी लाइफ को सेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, एनी अदर पॉइंट गाइस? हमारा काफी टाइम हो गया, हमने राइट 1 घंटे का बोल के काफी डिस्कस कर लिया। आयुष तो कंक्लूड कर दो आयुष। करेक्ट। चलो बढ़िया है, डेफिनेटली आप बता सकते हैं मेरे को, और मेरे को भी अच्छा लगा कि यार चलो बहुत टाइम के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ कर करो। और आई थिंक नॉट ओनली दिस डिपार्टमेंट, मैं तो बोल रहा हूँ इवन हमारा एलुमिनी चैप्टर्स हैं डिफरेंट, उनके थ्रू आप गाइड कर सकते हो। एक्चुअली यार एलुमिनी तो दे आर रेडी। ठीक है, द ओनली इज द डिसकनेक्टिंग डॉट, सो आप करिए कनेक्ट। और आई होप कि चीजें समझ में आई, नहीं भी आई है तो वी आर कनेक्टेड ऑन लिंक्डइन, सो वी कैन डिस्कस, नो इशू। ओके, यस सर, ओके सर, थैंक यू फॉर द सेशन सर। थैंक यू गाइस, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। सेकेंड ईयर कंप्लीट टीचर सेशन रुकना है है। थोड़ा, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर रुकना है। या अथर्व और अथर्व और आयुष में गूगल फॉर्म करूँगा, वो सबको शेयर वेयर कर देना कि फीडबैक के रिलेटेड है। बना हुआ होगा तो मैं कर दूंगा, वरना कर देना कि फीडबैक क्या रहेगा। ठीक है ना? और बाकी कोई है भी सेकेंड ईयर से प्रेजेंट तो एक्सपीरियंस शेयर करना क्या? नहीं, सेकेंड थर्ड ईयर में आ गए हो ना? हाँ अभी इसलिए उसके हिसाब से सेकेंड ईयर कोई है तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बता दो, 2-5 मिनट। हरिओम में शायद। सर सेशन अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला, बहुत इंजॉय किया। लाइक उन्होंने टाइम मैनेजमेंट वाला बताया था ना कि कैसे प्रायोरिटाइज करना है, वो बहुत हेल्पफुल रहा मुझे। ऐसा मैंने मुझे यार बहुत लेटली ये सब पता चला था। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन लगा। ठीक है, बढ़िया है। और भी दोस्तों वगैरह से पूछना, और भी तुम लोगों के हो ना, जैसे समर में तो एल्यूमिनाई को तो हम कर रहे हैं अप्रोच। अगर तुम लोगों के है कि ये सेशन कराना है कोई टॉपिक के ऊपर, जैसे आज सर ने डेटा इंजीनियरिंग डेटा साइंस के ऊपर बहुत बढ़िया बताया, ठीक है ना? तो ऐसे और कोई टॉपिक के बारे में करना है, कुछ जीसॉक के बारे में जानना हो, जीसॉक क्या कैसे करा, किसने करा है, वो बता देना। तो मैं, ताकि उस हिसाब से मैं जो भी एल्यूमिनाई अपने कॉलेज में ही जो है उससे मैं बात करूँ कि भाई तू फ्री है, कि उसके लिए पहले से करनी पड़ती है बात। क्योंकि एक है अपने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ही है, उसने अभी जीसॉक क्रैक करा है, मतलब अभी 2 मंथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है। लेकिन कौन सी है, अलास्का यूनिवर्सिटी या कोई है, वो वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो उसने जीसॉक क्रैक कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ करवाना हो तो ऐसा पहले से या तो आयुष को मैसेज कर दो, मेरे को मैसेज कर दो, सर उनको मैसेज कर दो सर ऐसा कराना है, तो ताकि हमको रहे और हम पहले से पूछ सके या जुगाड़ कर लें, है ना? और बाकी तो मस्ती करो, जो भी कंपटीशन वगैरह भी हो रही है, अडोबी की अभी है, वॉलमार्ट की है, अमेजॉन हैकॉन अभी हुआ, सब में पार्टिसिपेट वगैरह करो, एक्सपीरियंस लो, ओए वगैरह दो, पढ़ाई करो। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना, है ना? और आयुष में देखो भेज दूंगा, अटेंडेंस एक बार भेज देना, इसका एमओएम भी बनाना है अपने को, है ना? ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तुम लोग भी खाना वगैरह भोजन कर लो, है ना? ठीक है ना? ठीक है, बस बाय।